एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 2005 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत से लोग समंदर के किनारे एक पार्टी कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक लेडी जिसका नाम जा होता है, वो कियांग नाम के मैन से शादी करने वाली होती है और सभी उन्हें बधाइयाँ दे रहे होते हैं। वहाँ पर उसके फ्रेंड्स कियांग से कहते हैं कि वो उसका सौभाग्य है। फिर वहाँ उसका दूसरा फ्रेंड कहता है कि कियांग भी बॉस है और ये उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है और हमें इसका सेलिब्रेशन बड़ा करना चाहिए, नहीं तो उनकी भाभी के साथ गलत होगा। तभी कियांग कहता है कि हम एक सादा जीवन जीते हैं। फिर उनका फ्रेंड भाभी के साथ ड्रिंक पीने के लिए पूछता है, क्योंकि उसने सुना होता है कि उनकी भाभी एक अच्छी गुड ड्रिंकर है और वो उनकी स्किल्स दिखाने के लिए कहता है। वो देखना चाहता था कि वो अपने बिग बॉसेस को कैसे हैंडल कर सकती हैं। फिर वहाँ उनका दूसरा फ्रेंड ली के साथ ड्रिंक पीने के लिए कहता है और वहाँ बैठे सभी लोग उन्हें ये करने के लिए कहते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं। तभी वही फ्रेंड एक लड़के के पास जाता है जो कि इस सीरीज का मेन लीड एक्टर और कियांग का बेटा होता है, जिसका नाम शी याव होता है। वो उससे चॉपस्टिक्स लेकर आता है और उधर सभी लोगों के कहने पर जा उनके साथ ड्रिंक कर लेती है। फिर वो उनकी भाभी को थैंक यू भी बोलते हैं। आगे शी याव समंदर के किनारे पर एक लड़की को देखता है जो पानी में कलर्स डाल रही होती है। फिर कियांग और जाव का कपल फोटो खींचा जा रहा था। तभी वो शी को भी उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए बुलाते हैं ताकि वो एक फैमिली फोटो ले सकें। अभी फोटो क्लिक करते टाइम सभी शी को स्माइल करने और खुश दिखने के लिए कहते हैं। तभी शी वहाँ से चला जाता है और पानी लेकर आता है और कियांग और जाव पर डाल देता है। लेकिन ये सब वो एक सपना देख रहा था और अचानक से उसे होश आता है और कैमरामैन उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो। फिर उन तीनों की फोटो ली जा रही थी और तभी कैमरामैन के ऊपर अचानक से कोई कलर वाला पानी डाल देता है और वो और कोई नहीं बल्कि हमारी मेन लीड एक्ट्रेस लियू मिया होती है और लियू जाव की बेटी होती है। फिर वो वहाँ पड़े सारे खाने के ऊपर और पोस्टर पर भी पानी डाल देती है। फिर वो शी को भी गुस्से से देखती है। कियांग और जाव उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपना बैग लेकर वहाँ से चली जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि कियान, जाव, शी और लियू चारों एक ही घर में होते हैं। कियान अपनी ड्रेस साफ कर रहा होता है और जाव फोन पर बॉस से बात कर रही होती है। वो कहती है कि 2000 यॉन बहुत ज्यादा है, मैंने तो बस थोड़ा सा पानी गिरा दिया था। तभी कियान याव से कहता है कि आंटी का सामान घर के अंदर लाने में हेल्प करो। तब जाव फोन पर बॉस से कहती है कि हम ऐसे बिजनेस नहीं कर सकते और आप ऐसे लोगों को धोखा नहीं दे सकते। फिर वो उनसे उनकी बर्तन, टेबल और चेयर की कीमत भी पूछती है और कहती है कि आप मुझसे बहुत ज्यादा लेना चाहते हो और फिर वो उन्हें भरपाई भरने के लिए भी कहती है। अब शी लियू के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा बदतमीज हो। फिर जाओ बॉस से कहती है कि हमारे लिए पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। तब कियांग उसके पास जाता है और गुस्सा करने के लिए मना करता है। फिर जाओ कहती है कि आप जैसे ईमानदार लोगों को धमकाना आसान है। अब लियू अपनी मॉम जाओ से अपनी कीस वापस देने के लिए कहती है, क्योंकि वो वापस जाना चाहती थी। जाओ से पूछती है कि कहाँ जाना है तुम्हें, अब से यही तुम्हारा घर है, और ये भी कहती है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर ने तुम्हें बिगाड़ दिया है। फिर वो उससे ये भी कहती है कि तुम्हारे आज के बिहेवियर की वजह से मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन भेज दूंगी। तब लियू बिल्कुल भी नहीं डरती और चलने के लिए कहती है। फिर कियांग उन दोनों को शांत करता है और कहता है कि इस बारे में बात नहीं, बल्कि हमें खुशी के बारे में बात करनी चाहिए। फिर कियांग लियू को शी के रूम लेकर जाता है और कहता है कि तुम यहाँ रहना, ये रूम बड़ा भी है, और उसे रूम की कीस भी देने वाला होता है। तभी शी कहता है कि फिर मैं कहाँ रहूंगा। कियांग कहता है कि दूसरा रूम नहीं है क्या, उसे साफ करके वहाँ रह लेना। तुम बड़े भाई हो और अपनी बहन का ध्यान रखा करो। तभी लियू कहती है कि उसकी बहन कौन है और अपनी मॉम से पूछती है कि क्या मुझे अब एक बॉय के रूम में रहना पड़ेगा। फिर लियू मान जाती है और कियान से रूम की कीस ले लेती है और शी के बेड पर बैठकर उसे जल्दी से वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर शी डैड से कहता है कि डिसीजन लेने से पहले आप मुझे बताएंगे। अब लियू भी कहती है कि उसे अब ये रूम नहीं चाहिए। आगे शी घर से चला जाता है और उसके पीछे लियू भी अपना बैग लेकर चली जाती है। कियांग लियू को आवाज लगाते हैं, लेकिन जाओ कहती है आप उसके पीछे क्यों भाग रहे हो, अब वो बड़ी हो चुकी है और अगर उसको यहाँ रहना होगा तो वो खुद वापस आ जाएगी। फिर शी अपने स्कूटर पर जा रहा होता है। तभी लियू उसे उसके रूम की कीस वापस देकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि लियू बस में बैठकर जा रही होती है और शी भी समंदर पर होता है और अपने कपड़ों पर ब्लू कलर का निशान देखता है और उधर लियू के हाथ पर भी वही ब्लू कलर होता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग शी समंदर के किनारे पर काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जाओ भाई उसके लिए खाना और ड्रिंक्स लेकर आता है। फिर वो दोनों साथ में बैठे होते हैं। तभी वो शी से पूछता है कि मैंने सुना है कि उनकी बेटी पार्टी में तमाशा बना दिया और उसे वार्निंग भी दी। फिर बाई ये भी कहता है कि क्या तुमने उनकी बेटी के बारे में सुना, वो बहुत ही हार्टलेस पर्सन है और आर्ट टीचर से पैसे लेने में माहिर है। तभी शी पूछता है कि क्या हुआ। बाई कहता है कि तुम क्या सोचते हो। फिर वो उसे बताता है कि मैंने सुना है कि उस इंसिडेंट की वजह से आर्ट टीचर की फैमिली टूटने वाली है
और उनकी बेटी उस लड़की को सब जगह पर ढूंढ रही है और कौन जानता है शायद उसे बच्चा हो जाए। अब ये सब सुनने के बाद शी उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। तब वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो वुमन ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में अपनी बातें होने से डरती है, इसीलिए वो जल्दी से तुम्हारे डैड से शादी करना चाहती है और साउथ डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहती है। फिर बाद में बाई शी की हेल्प करने के लिए भी बोलता है, लेकिन शी कहता है कि तुम कैसे मेरी हेल्प कर सकते हो। फिर वो बताता है कि मैं उस वुमेन के अफेयर के बारे में सभी को बता दूंगा ताकि वो यहाँ ना रह सके और तुम यहाँ से जाकर अपने डैड का बिजनेस संभालो और ये जॉब मुझे दे दो। वो शी से ये भी कहता है कि मैं यहाँ बॉस की बोट पर छोटा सा बिजनेस करूंगा ताकि मेरे फैमिली के फिश स्टॉल पर सब्सिडीज मिल सके। फिर शी उसे कहता है कि तुम सच में बेशर्म हो और वहाँ से जाने लगता है। तब वो शी को रोक कर कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी डैड उस वुमेन से शादी ना करे? और ये बात छुप नहीं सकती, जल्दी या फिर लेट पता चल ही जाएगी और तुम किसी भी तरह बच नहीं सकते और तुम सिर्फ एडवांटेज ही ले रहे हो। तभी शी कहता है कि अगर वो इतनी कैपेबल है तो वो टीचर भी बकवास है। फिर जाते टाइम वो बाई से ये भी कहता है कि किसी और के बारे में कुछ मत सोचो, सिर्फ अपने फिश स्टॉल पर फोकस करो। आगे लियो अपनी ग्रैंड माँ से मिलने हॉस्पिटल आई होती है और डॉक्टर उससे कहता है कि उसकी ग्रैंड माँ को जल्द से जल्द सर्जरी करवानी होगी और उसे फीस भरनी पड़ेगी। फिर लियो पूछती है क्या हमने फीस नहीं भरी? तब नर्स कहती है कि क्या तुम भूल गई हो और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर उसकी ग्रैंड माँ लियो से पूछती है तुम कल रात को वापस क्यों नहीं गई थी? लियो कहती है क्योंकि मैं आपके साथ रहना चाहती थी। अब ग्रैंड माँ उससे उसकी मॉम के बारे में पूछती है कि उसके साथ कैसी चीजें रही। तब लियो कहती है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रही। फिर लियो अपनी ग्रैंड माँ को सोने के लिए और ऑरेंजेस खाने के लिए कहती है। वो उन्हें गुड बाय कहकर पेंट करने के लिए चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि जब लियो हॉस्पिटल से जा रही होती है वहाँ पर लियो याया आ जाती है। उसे देखकर लियो कहती है कि तुम यहाँ वापस क्यों आई हो? तभी वो जोर जोर से हंसने लगती है और लियो से कहती है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरे डैड को अकेला छोड़ दो, हमारी फैमिली बर्बाद हो चुकी है और तुम उन्हें बदनाम करने के लिए झूठ क्यों बोल रही हो? प्लीज उनका नाम क्लियर कर दो। तभी सभी लोग हॉस्पिटल में उन्हें ही देख रहे होते हैं और लियो उससे कहती है कि क्या तुम यहाँ ये सब बोलना बंद करोगी? लेकिन याया उसे फिर से कहती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ और प्लीज मुझे प्रॉमिस करो। फिर लियो उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर ले आती है। अब याया उसे कहती है कि अब बोलो यहाँ पर। लियो कहती है कि तुमने हॉस्पिटल में ये तमाशा जानबूझकर करा ना और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। फिर याया कहती है जाकर मेरी मॉम से बात करो, तुम झूठ बोल रही हो, मेरे डैड को तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम सिर्फ उन्हें यूज कर रही हो। तभी लियो कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही। फिर याया कहती है कि अगर ये तुम्हारी चाल नहीं होती तो क्या मेरे डैड तुम में इंटरेस्टेड होते? लियो कहती है कि ये क्या बोल रही हो तुम? फिर याया कहती है कि तुम्हारी मॉम जाओ है और सभी लोग जानते हैं कि वो किस टाइप की पर्सन है और जैसी माँ है वैसे ही उनकी बेटी है और जरूर तुमने ही मेरे डैड को फंसाया है और ये बात मैं तुम्हारी ग्रैंडमा को जाकर जरूर बताऊंगी कि तुमने क्या करा है। फिर वो जैसे ही जाने लगती है तो लियो उससे धक्का मार के नीचे गिरा देती है और कहती है कि मैंने एक भी झूठ नहीं बोला है और अगर तुमने मेरी ग्रैंडमा के सामने कोई तमाशा बनाया तो तुम ही पछताओगी। और फिर वो वहां से चली जाती है। अब उन दोनों की ये सारी बातें शी भी सुन लेता है। अब आगे जब लियो अपने आर्ट क्लास जा रही होती है तो उसे पास्ट याद आता है। जब वो पेंटिंग कर रही होती है तो मिस्टर लियो वहां आकर उसके साथ गलत बर्ताव करते हैं और उसे गलत तरीके से टच करते हैं, लेकिन लियो फिर से ये सब भूल कर आर्ट क्लास जाती है। आर्ट क्लास में दूसरे सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और टीचर उन सभी से कह रहा होता है कि एग्जाम होने में अब 3 महीना से कम टाइम बचा है। तभी क्लास में लियो आ जाती है और सभी लोग उसे ही देखते हैं। फिर वहाँ उसे देखकर दूसरे लोग बातें करते हैं, हमने सोचा था अब ये नहीं आएगी, ये फिर से क्यों आ गई और हमने सुना है कि इसने मिस्टर लियो को फंसाया है। फिर क्लास खत्म होने के बाद लियो बाहर लगे एक पोस्टर को देख रही होती है जिसमें बहुत से लोगों की फोटो होती है और उसमें याया की भी फोटो होती है। नेक्स्ट सीन में हमें 2008 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शी उसी आर्ट क्लास के बाहर होता है और उस पोस्टर को देख रहा होता है। फिर वहाँ उसके पास एक आदमी आता है और कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, यहाँ पर किसी को भी आने नहीं दिया जाता और ये जगह खुल नहीं सकती या मैं बस पैसे छोड़ दूंगा। तब शी कहता है कि पहले इसे ले लो। फिर वो याया की तस्वीर के ऊपर हाथ दिखाकर कहता है कि क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? इसके डैड ही वो पर्सन थे जिन्हें वापस जॉब से निकाल दिया गया था और 3 साल पहले इन्होंने काफी हलचल मचाई थी और वो टाइम उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। फिर कुछ टाइम बाद इस लड़की को यानी याया को नुकसान पहुंचाया गया था। फिर वो शी को ये भी बताता है, मैंने सुना है कि इस लड़की को पिछले 3 सालों से दफनाया नहीं गया है और जब तक किलर को पकड़ा नहीं जाता
तब तक वो उसे दफन नहीं करेंगे और वो यहाँ आकर रोती है और तमाशा बनाती है। तब शी उनसे पूछता है, किलर को तो 3 साल पहले पकड़ा जा चुका है ना? वो कहते हैं कि सिर्फ एक ही पकड़ा गया है और ऐसा लगता है कि दूसरे के लिए सबूत नहीं है। फिर वो कहते हैं कि वो लड़की जिसके डैड ने डिस्ट्रॉय करा था उसका नाम लियू मियाओ है और उसकी लगी तस्वीर के ऊपर इशारा करते हैं। फिर शी कहता है कि अगर ज्यादा सबूत नहीं है तो इन्हें किलर नहीं मान सकते, लेकिन वो आदमी कहता है कि बहुत से लोग इसी लड़की के बारे में कहते हैं और यही है वो। आगे शी समंदर के किनारे पर होता है, तभी वहाँ जाव आती है और कहती है कि बहुत टाइम से तुम्हें देखा नहीं, तुम्हारा मैसेज देखकर मैं जल्दी से यहाँ आ गई। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई नया सुराग मिला है? तभी शी पानी की ओर देखता है और उसे लियू नजर आती है और वो उसका नाम लियू मियाओ कहता है। 2005 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियू पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी होती है और उसकी मॉम उससे पूछ रही होती है कि उन लोगों ने तुमसे क्या पूछा, लेकिन लियू चुप होती है। वो बताती है कि उन लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम लास्ट नाइट कहाँ पर थी। फिर उसकी मॉम पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों पूछा। तब लियू बताती है कि याया मर चुकी है। ये सुनकर उसकी मॉम को शॉक लगता है और पूछती है कि उसकी डेथ से तुम्हारा क्या रिलेशन है, क्या उन्हें तुम पर शक है। फिर लियू बताती है कि याया कल हॉस्पिटल में मुश्किल खड़ी करने आई थी और उसने मुझे ग्रैंडमा का नाम लेकर धमकाया था और फिर मेरी उसके साथ लड़ाई हो गई। शायद हम दोनों को किसी ने देख लिया था। तब उसकी मॉम कहती है कि ये तो मर्डर का बहुत सीरियस मैटर है। तभी लियू को वहाँ पर शी खड़ा हुआ दिखता है और उसे याद आता है कि कल भी वो हॉस्पिटल के वहाँ पर था। फिर उसकी मॉम शी को देखकर कहती है कि क्या उसने तुम्हें बदनाम किया ताकि वो मेरे और उसके डैड के बीच में दरार पैदा कर सके। फिर वो गुस्से में लियू को वहाँ से अपने साथ ले जाती है। उधर शी याओ कैप्टन वोंग का ऑर्डर देने के लिए आया होता है। फिर वो कैप्टन वोंग से पूछता है कि मैंने सुना है कि एक लड़की की हत्या हो गई है और लियू की तरफ इशारा करके पूछता है कि क्या इसी लड़की ने उसे मारा है। तब कैप्टन वोंग उसे कहते हैं कि किसी भी चीज के बारे में जिज्ञासा मत करो। आगे लियू और उसकी मॉम दोनों हॉस्पिटल आए होते हैं। उसकी मॉम उसे कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था इस डिस्ट्रिक्ट में मत रहो, यहाँ के लोग कुछ शब्दों से ही तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। जैसे कि अगर तुम ब्यूटीफुल होगी तो वो तुम्हें हर कुछ बोलेंगे और अगर तुम्हारे पास पैसे होंगे तो वो कहेंगे कि तुम्हारे पास शुगर डैडी है और अगर तुम गरीब होगी तो वो लोग तुम्हें बेवकूफ समझेंगे। फिर उसकी मॉम कहती है कि याया अब मर चुकी है और एक ना एक दिन उसके डैड के बारे में भी सभी बातें बता दी जाएगी और तब तक सफेद को भी काला बनाया जा सकता है और फिर तुम अपना सर कभी ऊंचा नहीं कर पाओगी। अब ये सब सुनने के बाद लियू अपनी मॉम से कहती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं करा है, तो फिर मैं क्यों इन लोगों से डरूं। अब उसकी मॉम उसे समझाते हुए कहती है कि बात सही और गलत की नहीं है। तुम्हारी मॉम खुद एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। उन लोगों ने मेरी भी काफी बदनामी करी है, लेकिन तुम्हें साफ रहना होगा। फिर उसकी मॉम ये भी पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने कियांग के डैड से शादी क्यों करी। तब लियू कहती है कि पैसों के लिए। फिर उसकी मॉम कहती है कि क्या मैं अपने लिए पैसे खर्च कर रही हूँ? क्या तुम स्टूडियो फ्री में जाती हो? क्या तुम्हारी ग्रैंडमा का इलाज फ्री में हो रहा है? फिर वो लियू को ये भी बताती है कि उसकी ग्रैंडमा का ओल्ड हाउस उसने किसी आउट ऑफ टाउन के बॉस को सेल कर दिया है और तुम अब वहाँ पर जाने का मत सोचना। फिर लियू अपनी मॉम से कहती है कि हमें हाशन आइलैंड से बाहर जाना चाहिए क्योंकि इस आइलैंड पर सिर्फ एक ही स्टूडियो है और मैं बाहर जाना चाहती हूँ ताकि मैं पेंटिंग सीख सकूँ। उसकी मॉम कहती है कि मैं भी चाहती हूँ तुम इस स्टूडियो से बाहर निकलो और तुम्हें पेंटिंग सीखने के लिए बाहर भेजना चाहती हूँ, लेकिन हम बिना पैसों के कैसे रहेंगे। तब लियू कहती है कि मैंने हिसाब लगा लिया है, जब हम 50,000 यॉन कमा लेंगे ग्रैंडमा की सर्जरी हो जाएगी और बाकी बचे पैसों के साथ हम हैशन छोड़ देंगे। फिर हम खुद पर डिपेंड हो जाएंगे और तब एक अच्छी जिंदगी जिएंगे और हम किसी और पर डिपेंड भी नहीं होंगे। ये सुनने के बाद उसकी मॉम कहती है कि जितना तुम सोच रही हो ये इतना भी आसान नहीं है। फिर लियू उसकी मॉम से प्रॉमिस करने के लिए कहती है कि जब हम 50,000 यॉन कमा लेंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। तब उसकी मॉम भी मान जाती है और स्माइल करती है। आगे लियू अपना सामान लेकर उसकी मॉम के साथ घर आ जाती है। उन दोनों को देखकर कियांग कहता है कि तुमने कुछ खाया नहीं होगा, ये सारा सामान रख दो और खाने चलो। फिर वो शी को आवाज लगाते हैं और लियू का सामान रखने के लिए कहते हैं, लेकिन शी को देखकर उसकी मॉम कहती है कि हम खुद अपना सामान रख लेंगे। फिर शी अपने डैड से कहता है कि कैप्टन वोंग ने फिर से सी फूड ऑर्डर करा है, इसीलिए मुझे बाहर जाना होगा। उसके डैड पूछते हैं कि आजकल कैप्टन वांग को क्या हो गया है, वो आधी रात को क्यों सी फूड ऑर्डर कर रहे हैं। तब शी उन्हें बताता है कि वो ओवर टाइम काम कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि किसी का मर्डर हुआ है। फिर वो लियू की तरफ देखते हुए कहते हैं कि एक लड़की जो पेंटिंग सीखने जाती थी उसका मर्डर हो गया है। फिर शी वहाँ से चला जाता है। अब आगे
लियू बहुत सी जगह पर जॉब ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन उसे कोई भी जॉब नहीं मिलती। फिर लास्ट में उसे जाओ बाई के साथ फिश स्टॉल पर जॉब मिलती है। उधर शी कैप्टन वोंग के साथ होता है और कैप्टन वोंग उसे एक्स्ट्रा 200 पैसे देते हैं। फिर वो शी को बताते हैं कि लाओ की मेरे साथ ट्रिक कर रहा है, वो मुझे कम वेट देने की चाल खेल रहा है और वो बाद में इस सामान को लेने के लिए किसी को भेजेगा, तब तुम उसे सबक सिखाना, और अगर वो पैसा नहीं देता है तो उसे सामान ले जाने मत देना। तब शी भी उनकी बात से एग्री हो जाता है। अब हम देखते हैं कि फिश मार्केट में ब्रदर ली आता है, जो बहुत ही ज्यादा अमीर होता है। फिर वो वहाँ पर लियू को काम करता हुआ देखता है और लाओ किकी से पूछता है, आपकी फिश की कीमत जरूर बढ़ गई होगी। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो ली को कहते हैं कि आप यहाँ से जो कुछ भी लेना चाहते हो ले लीजिए। फिर ली लियू के पास जाता है और उसे कहता है कि छोटी बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है। फिर लाओ किकी कहता है कि इसका नाम लियू मियाव है। और तब ली कहता है कि आपसे किसने पूछा। फिर ली लियू से एक काम करने के लिए कहता है। वो उसे मसन किंग फ्रूट ले जाकर देता है और कहता है कि क्या तुम इसे मेरे लिए खाने में हेल्प करोगी। फिर लियू को बताया जाता है कि ये फ्रूट बहुत ही ज्यादा महंगा है और उसे कहते हैं कि इसे ले लो और ब्रदर ली को नाराज मत करो। फिर लियू को पता चलता है कि वो फ्रूट 100 से भी बहुत ही ज्यादा महंगा है। तब वो ब्रदर ली से कहती है कि तुम सचमुच मुझे वो दे दो। फिर लियू उस फ्रूट को उठाकर फिर से बॉस को 50 यॉन में सेल कर देती है। वो बॉस ब्रदर ली को देख रहा होता है। तब ब्रदर ली कहता है कि मुझे मत देखो और उसे पैसे दे दो। फिर बॉस भी उसे पैसे दे देते हैं। फिर ब्रदर ली लियू से कहता है कि मेरी फैमिली इस फिश मार्केट की मालिक है और अगर फ्यूचर में तुम्हें कुछ भी खाना या पीना होगा तो तुम मुझे बोलना, और ये फिश मार्केट मेरा है। अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे आकर बोलना। यदि तुम शर्मिंदा हो तो जाओ बाई आकर मुझसे बात कर लेगा। अब फिर ब्रदर ली के जाने के बाद लियू उसके बॉस के 50 यॉन वापस कर देती है और लाओ की जाओ बाई से कहता है, जाकर शी को ढूंढो और बाकी का सामान वापस ले जाओ, क्योंकि उसके बॉस को हमारे स्केल के बारे में पता है और वो बहुत गुस्से वाला है, इसीलिए हम उसे एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं दे सकते। तब जाओ बाई कहता है, मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि पिछली बार उसे पता था कि हम डिस्क बेचना चाहते हैं और तब उन्होंने हमें ताना मारा था। फिर लाओ की कहता है कि अगर तुम नहीं जाओगे तो कोई भी नहीं जाएगा। तब जाओ बाई लियू की ओर देखते हुए कहता है कि ली ने कहा है वो उसे सपोर्ट करेगा। अब आगे लियू शी के पास जाती है और उसे कहती है कि बॉस जाओ ने मुझे यहाँ सामान लेने के लिए भेजा है। फिर शी उसे कहता है कि लाओ की से जाकर कहो कि 3500 पैसे, और यदि एक भी पैसा कम हो तो एक भी प्रॉन नहीं लिया जा सकता। तब लियू कहती है कि उन्होंने कहा था कि स्केल ठीक है और अगर मुझे ये आज वापस नहीं मिला तो वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। फिर शी उसे कहता है कि तुम्हारी तो मॉम है, फिर भी तुम खुद के लिए पैसे कमा रही हो। तभी लियू भी उसे कहती है कि तुम्हारे भी तो डैड है, लेकिन फिर भी तुम खुद के लिए पैसा कमा रहे हो। ये सुनने के बाद शी मान जाता है और कहता है कि सामान यहाँ पर है, अगर तुम इसे उठा सकती हो तो ये तुम्हारा हो जाएगा। फिर लियू सामान लेने जाती है। तभी शी उसे कहता है कि अगर तुम्हें डर है तो वापस जाओ। ये सुनने के बाद लियू समंदर में से सामान खींचने लगती है। तभी वो पानी में गिरने वाली होती है और शी उसे बचा लेता है। उधर जाओ बाई भी वहाँ आ जाता है और ली को कॉल करता है। फिर लियू शी से कहती है, मुझे जॉब ढूंढने में बहुत दिक्कत हुई थी। जिस जॉब में हाई सैलरी थी उन्होंने मुझे कहा कि मैं अभी बहुत छोटी हूँ और एक्सपीरियंस्ड भी नहीं हूँ, और जिनकी सैलरी कम थी उसमें पैसे कमाना बहुत धीरे था और मुझे हैरानी होगी अगर तुम मेरी हेल्प करोगे। फिर वो उसे ये भी कहती है कि मुझे पता है तुम्हें तुम्हारा रूम नहीं बल्कि घर चाहिए, मैं तुम्हें तुम्हारा घर वापस दे दूंगी। तब शी कहता है कैसे। फिर वो उसे बताती है कि मेरी मॉम ने मुझे प्रॉमिस करा है जब हम बहुत सारा पैसा कमा लेंगे तो हम इस आइलैंड को छोड़ देंगे और उसके बाद हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तब शी कहता है कि तुम्हारी मॉम मेरे डैड के साथ रहकर महीने का 4 या 5,000 कमा लेगी, लेकिन ये बहुत नहीं है, शायद तुम रेंट भी नहीं दे पाओगी। क्या तुम बहुत ही नादान हो या फिर तुम्हारी मॉम तुमसे झूठ बोल रही है। फिर लियू कहती है कि मैंने सब हिसाब लगा लिया है। अब शी वहाँ से जाने लगता है। तभी लियू उसे कहती है कि मेरे सामान का क्या हुआ और तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम सामान ऊपर खींचने में मेरी हेल्प कर सकते हो। तभी इतनी ही देर में वहाँ पर ली आ जाता है और लियू को खींचकर अपनी साइड कर देता है और शी से कहता है कि तुम वुमेन को धमकाते हो, आखिर किस टाइप के मैन हो तुम। फिर वहाँ पर कैप्टन वोंग आ जाता है और कहता है कि ये मेरे लोग हैं, हम शांति से बात कर सकते हैं। फिर ली कहता है कि इसे जो चाहिए दे दो, सामान कहाँ पर है। तब कैप्टन वोंग कहता है कि ये मेरे और लाओ किकी के बीच की बात है, तुम इससे बाहर रहो। तभी ली उसे गुस्से में पैसे देने लगता है और कहता है कि ये लो और यहाँ से जाओ।
कैप्टन वोंग को साइड में लेकर चला जाता है। फिर लियू ली से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ली कहता है कि मैंने सोचा उसे रोकना चाहिए जब मैंने तुम्हें देखा कि वो तुम्हें धमका रहा है। उधर कैप्टन वोंग शी से कहते हैं कि ये ली लोगों को लोगों की तरह ट्रीट नहीं करता। जाओ और जाकर पेट्रोल लेकर आओ, मैं आज उसकी कार्गो शिप को आग लगा दूंगा। तभी शी कहता है कि उन्हें सामान दे दो, मैं भरपाई कर दूंगा। फिर कैप्टन वोंग कहते हैं क्या तुम ली से डरते हो। तब शी लियू को देखते हुए कहता है कि ये मेरी सिस्टर है। अब आगे सारा सामान गाड़ी में भरा जा रहा था। तभी लियू जाओ बाई से पूछती है कि क्या मेरे बैठने के लिए जगह है, लेकिन उसमें जगह नहीं होती। अब कैप्टन वोंग लियू को रोक कर कहते हैं कि लाओ की से कहना कोई भी उसे सप्लाई नहीं करता था और मैं ही वो हूँ जो उसकी हेल्प करता हूँ, लेकिन अब वो बहुत बुरा हो गया है और जैसे ही मैंने गलत कदम रखा मैं उसे देख लूंगा और साउथ डिस्ट्रिक्ट में फ्यूचर में उसे बिजनेस के बारे में भूल जाने के लिए कह देना। इस बार तो तुम्हारे ब्रदर ने तुम्हारे लिए पैसे कमाए हैं और मैं इसे जाने दूंगा। फिर तभी वहाँ पर ली आ जाता है और कैप्टन वोंग वहाँ से चले जाते हैं। ली लियू से कहता है कि उस कार में बैठने के लिए तुम्हारी जगह नहीं है, इसीलिए मेरी कार में बैठ जाओ। लेकिन लियू उसे थैंक यू कहकर शी के पास चली जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे फिश मार्केट तक छोड़ दोगे। तभी ली वहाँ आकर उसके स्कूटर की चाबी निकाल लेता है और कहता है कि उठो, इसे मैं चलाऊंगा। लेकिन तभी लियू उसे आज के लिए थैंक यू बोलती है और ली उसे कहता है कि मैं तुम्हारी साइड हूँ, मुझे तुम्हारे लिए सामान मिला है, क्या तुम इसके साथ जाना चाहती हो। ये तो जेंटलमैन की तरह भी नहीं दिखता। तभी लियू कहती है कि तुम मुझे एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करो, मैं भी तुम्हें फ्रेंड की तरह ट्रीट करूंगी और अगर फ्यूचर में तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बोलना। तब ली भी उसे डील कर लेता है और अगर फ्यूचर में मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा और अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे कॉल कर देना, और उसे एक फोन भी देता है। फिर जाते टाइम ली ये भी कहता है कि क्या तुम सच में इस बकवास स्कूटर पर जाना चाहती हो, ये तुम्हें हेलमेट भी नहीं देगा। फिर शी उससे अपने स्कूटर का चाबी लेकर कहता है कि मैं इसके लिए हेलमेट खरीद लूंगा। अब फिर वो दोनों एक साथ स्कूटर पर बैठकर फिश मार्केट पहुंच जाते हैं। फिर ली उसे कहती है कि तुमने मेरी हेल्प करी है और अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी चाहिए तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। तब शी कहता है कि मेरे डैड एक ईमानदार आदमी है, तुम मेरे घर में रहती हो। फिर ली कहती है कि जब मेरे पास पैसे होंगे तो मेरी मॉम को तुम्हारे डैड की कोई जरूरत नहीं होगी। शी कहता है कि इसका मतलब है तुम्हारी मॉम को मेरे डैड के पैसे चाहिए। लियू कहती है कि हाँ बिल्कुल सही, क्या तुम गुस्सा हो, घर जाओ और अपने डैड से कह दो, और फिर वहाँ से चली जाती है। अब फिश मार्केट के अंदर जाने के बाद लियू देखती है कि बहुत से लोग एक पोस्टर को देखकर बातें कर रहे होते हैं। अभी तो ये बहुत छोटी है, आखिर इसने ये कैसे कर दिया, इसने तो इनकी फैमिली को भी बर्बाद कर दिया। इसके स्कूल और फैमिली वालों ने इसे क्या सिखाया जो इसने अपनी क्लासमेट को ही मार दिया। दरअसल उस पोस्टर में लियू की ही पिक्चर होती है और उस पर ब्लेम लगाया होता है कि उसने अपनी क्लासमेट याया को मार डाला। फिर लियू जब उन पोस्टर्स को देखती है तो उसे हटाने लगती है और लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल इस पोस्टर वाली लड़की जैसी दिख रही है, हाँ ये तो वही लड़की है, और लियू को मर्डर भी कहती है। तब वहाँ पर शी भी आ जाता है और लियू की पोस्टर हटाने में हेल्प करता है। फिर लियू अकेले ही जा रही होती है। तब शी स्कूटर लेकर उसके पास जाता है और पूछता है कि कहाँ जा रही हो तुम, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन लियू कोई भी जवाब नहीं देती। फिर शी कहता है कि वो सब बेवकूफ लोग हैं, इन सब पोस्टर्स को फाड़ दो और हमारा काम हो गया। और यहाँ के लोगों को इस तरह की बातें फैलाना अच्छा लगता है, उनकी बातें मत सुनो। तब लियू कहती है कि मैंने किसी को भी नहीं मारा। शी कहता है कि मैं जानता हूँ और मुझे तुम पर भरोसा है। फिर लियू कहती है कि तुम क्यों मेरी हेल्प कर रहे हो, मैंने तो तुमसे वो सारी बातें कही थी, तुम गुस्सा नहीं हो। तब शी कहता है कि तुमने कहा था ना जब तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तब तुम और तुम्हारी मॉम मेरा घर छोड़ दोगी। मैं भी उन्हें अलग करना चाहता हूँ और हम दोनों सेम सिचुएशन में हैं। और फिर बाद में शी के कहने पर लियू उसे पकड़कर स्कूटर पर बैठ जाती है और वो दोनों एक साथ वहाँ से चले जाते हैं। में 3 साल बाद 2008 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शी और जाओ एक साथ होते हैं और फ्रूट्स ले रहे होते हैं। अब शी को महसूस होता है कि लियू उसके साथ है, लेकिन वो उसका वहम होता है। फिर शी लियू के पसंद के फ्रूट्स लेता है। अब शी जाओ को उसके रेस्टोरेंट लेकर जाता है जो कि उसने खोला होता है और उस रेस्टोरेंट का नाम ब्लू टीयर्स बियर हाउस होता है। पर अंदर जाने के बाद जाओ वहाँ लगी एक तस्वीर को देख रही होती है। फिर वो शी से उसके बिजनेस के बारे में पूछती है। वो कहता है कि ठीक है और उन्हें बैठने के लिए कहता है। फिर वो लियू के पसंद के फ्रूट्स निकालकर टेबल पर रख देता है। अब जाओ से पूछती है कि वो सभी लोग कब आएंगे। तब शी कहता है कि जल्द ही, और इतनी देर में वहाँ पर एक कार आ जाती है। जाओ पूछती है कि क्या ली आया है, लेकिन तब शी उन्हें बताता है कि ये जाओ बाई है। फिर जाओ बाई अपनी कार की विंडो खोलकर उन दोनों से कहता है कि मैं कार रोकने वाला हूँ।
अब वो रेस्टोरेंट के अंदर आता है और शी से कहता है कि बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। तब शी बताता है कि अब जाओ बाई एक लॉयर बन चुका है। ये सुनकर जाओ सरप्राइज होती है और कहती है कि जाओ बाई और भी कामयाब होता जा रहा है। तब जाओ बाई कहता है कि ये सब मेरा गुड लक है। फिर जाओ बाई वहाँ चेयर साफ करके बैठ जाता है और शी उसके लिए स्पाइसी फूड ऑर्डर करता है। अब जाओ बाई वहाँ रखे लियू के लिए फ्रूट्स को ऑब्जर्व करता है। फिर वो शी से पूछता है कि इतने टाइम बाद तुमने अचानक से मुझे कांटेक्ट क्यों करा? मैं यहाँ नहीं आने वाला था। तब जाओ कहती है कि शी को कोई नया सुराग मिला है। जाओ बाई पूछता है कि कौन सा सुराग? तब शी कहता है कि तुम्हें याया के केस के बारे में याद है? अब हमें 2005 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियू की मॉम उसे कह रही होती है कि क्या याया की मॉम पागल है? ये केस तो अभी इन्वेस्टिगेशन है और इसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया और वो इसका ब्लेम हम पर डालने के लिए कितने उत्सुक हैं। तो लियू कहती है कि इसीलिए मैंने कहा था हमें यहाँ से जाना चाहिए। फिर उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम्हारे फिश मार्केट में कान करने वाली बात क्या वो सही है? क्या वो शी ने फैलाई है? और अगर नहीं तो उसकी मॉम ने तुम्हें इतना जल्दी कैसे ढूंढ लिया? लियू कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, शायद ये एक कोइंसिडेंस है कि हम उसे उस दिन पुलिस स्टेशन पर मिले थे। वो ये भी बताती है कि शी ने बाद में उसकी हेल्प करी थी। फिर उसकी मॉम सोचती है कि अगर वो नहीं है तो वो कौन हो सकता है। फिर वहीं थोड़ी देर बाद पुलिस लियू से पूछताछ करने आती है। वो लियू से पूछती है कि मैंने सुना है तुम बहुत जल्द इस आइलैंड को छोड़कर जा रही हो। लियू कहती है कि हाँ। फिर पुलिस कहती है कि तुम्हें याया के केस के चलते सिलसिले में कॉपरेट करना होगा और तुम इस आइलैंड को छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि ये केस अभी भी इन्वेस्टिगेशन में है और हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा। अब आगे लियू शी के वर्क प्लेस पर जाती है और उसके बॉस से शी को बुलाने के लिए कहती है। फिर उसके बॉस उसे बताते हैं कि तुम्हारा ब्रदर तुम्हारे लिए सामान के पैसे जुटाने के लिए समंदर पर तलाशी लेने गया है। फिर लियू भी उसके पास समंदर पर चली जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन वो उससे नजरें नहीं मिला पाती क्योंकि उसने शर्ट नहीं पहना होता है और तब वो उसका शर्ट लेकर देती है और शी अपना शर्ट पहन लेता है। फिर लियू उसे बताती है कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं होगा मैं इस आइलैंड को छोड़कर नहीं जा सकती। फिर वो सॉरी भी बोलती है क्योंकि उसने उसका प्रॉमिस तोड़ दिया था और वो ये भी कहती है कि मैं खुद अपनी पेमेंट भर दूंगी। फिर शी उसे बकेट में पड़ी एक फिश दिखाता है और पूछता है कि क्या तुम इस फिश के बारे में जानती हो? तब लियू कहती है कि ये बहुत अजीब लग रही है, ये कौन सी फिश है? शी उस फिश का नाम मानता रे बताता है और कहता है कि तुम समंदर के किनारे पर रहती हो और इसके बारे में नहीं पता है। फिर वो उसे याया के केस के बारे में पूछता है और कहता है कि उस लड़की का नाम लियू याया है ना? तब लियू कहती है कि याया मेरी क्लासमेट है और उसके डैड मेरे टीचर हैं। फिर शी पूछता है कि उन्हें दूसरों पर डाउट क्यों नहीं होता, सिर्फ तुम पर ही क्यों? तब लियू कुछ भी नहीं कहती और चुप रहती है। फिर शी पूछता है कि क्या यही तुम मुझे बताने आई थी? लियू कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम ये सोचो कि मैं यहाँ रुक रही हूँ। फिर जब लियू वहाँ से जाने लगती है तो शी उसे रोक कर पूछता है कि क्या तुम अपनी बेगुनाही साबित करने के बाद इस आइलैंड को छोड़ पाओगी? तब लियू उसे देखकर स्माइल करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से 2008 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और जाओ बाई शी से कहता है कि तुम पिछले 3 सालों से याया के केस के बारे में काम कर रहे हो और इसीलिए तुमने हमें यहाँ पर इकट्ठा करा है, तो फिर ली भी यहाँ आएगा। और तभी ली भी वहाँ पर आ जाता है जो बाहर खड़ा टैक्सी वाले से बहस कर रहा होता है क्योंकि वो उससे ज्यादा पैसे ले रहा था और उसके पास इतने पैसे नहीं होते। तब शी उसकी जाकर हेल्प करता है और टैक्सी वाले को पैसे दे देता है। फिर जाते टाइम वो टैक्सी वाला ली को गरीब भी कहता है। अब हमें फिर से 2005 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली फिश मार्केट में सभी को धमका रहा होता है कि अगर किसी ने भी लियू को काम से बाहर निकाला तो वो खुद ही यहाँ से चला जाएगा। इतनी ही देर में लियू वहाँ पर आ जाती है और ली उसे कहता है कि काम के बारे में चिंता मत करो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। और वहाँ मौजूद सभी बॉस से भी कहता है कि वो और ज्यादा पैसे कमाए, मैं अब से तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। फिर वो लियू से कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर जाओ बाई लियू के पास आकर कहती है कि ये मत सोचना कि ली की फैमिली ये फिश मार्केट चलाती है, उसका बिजनेस इतना सिंपल नहीं है। फिर लियू अपने बॉस के पास जाकर छुट्टी के लिए पूछती है और वो वहाँ से उसी आर्ट क्लास में जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि स्टूडियो में ताला लगा हुआ है। तब वो वहाँ एक अंकल से पूछती है कि ये स्टूडियो बंद क्यों है। तब वो अंकल बताते हैं तुम्हें नहीं पता, इस स्टूडियो में मर्डर हुआ है और एक स्टूडेंट मर चुका है, इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं है क्लास में आने की। फिर वो उससे ये भी बताते हैं कि मैंने सुना है सभी टीचर्स भी छोड़कर जा चुके हैं और लियू को भी वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ श्री आ जाता है और उससे पूछता है कि कोई हेल्प चाहिए। फिर श्री वो दरवाजा तोड़ देता है और वो दोनों स्टूडियो के अंदर जाते हैं। फिर लियू वहाँ अंदर जाकर श्री को याया की अलुमनी बुक बताती है
और कहती है कि ऐसी आवाज़ थी कि याया का कोई बॉयफ्रेंड है। मुझे नहीं पता कि वो सुराग हेल्प करेगा या नहीं। तभी शी को उस बुक पर लिखा एक एड्रेस मिलता है और वो उसे कहता है कि हमें यहाँ जाकर पता करना चाहिए। लेकिन तभी वो अंकल उन दोनों को स्टूडियो के अंदर देख लेते हैं और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब आगे शी और लियू स्कूटर पर जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं एक जगह पुलिस आई होती है और बहुत से लोग इकट्ठे हो रहे होते हैं। वो जाकर उन लोगों से पूछते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि पुलिस किसी को पकड़ने आई है। फिर लियू पूछती है कि जिस आदमी को लेकर गए हैं क्या वो खूनी है। तो वो आदमी लियू को बताता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने पहले कहा था कि खूनी एक लड़की है जो पेंटिंग करती है। ये सुनकर लियू को गुस्सा आ जाता है और तब शी उसे काम करता है और कहता है कि कैप्टन वोंग भरोसेमंद है और देखना खूनी जल्दी ही पकड़ा जाएगा और तुम ठीक हो जाओगी। अब लियू स्माइल करने लग जाती है और शी को चलने के लिए कहती है। शी पूछता है कि कहाँ पर, तब लियू कहती है कि कहीं भी। अब वो दोनों समंदर पर जाते हैं। लियू बहुत ज्यादा खुश होती है और वो दोनों वहाँ बहुत बहुत तेज चिल्लाते हैं। फिर वो दोनों वही समंदर के किनारे पर बैठे होते हैं और लियू उससे कहती है कि चिल्लाने के बाद कितना बेटर फील होता है। फिर शी कहता है कि हमें जल्दी ही पैसे इकट्ठे करने होंगे और यही हमारी डील है। तब लियू कहती है कि आखिरकार अपनी सांस ले सकती हूँ, तुम्हें मुझे ब्रेक देना चाहिए। शी भी उसकी बात मान जाता है। अब शाम होते होते लियू उसे कहती है कि मुझे भूख लगी है। फिर वो दोनों एक साथ वही बॉनफायर पर फिश खाते हैं। फिर लियू उससे पूछती है कि अगर तुम्हें चांस मिले कि तुम एक बारबेक्यू स्टैंड खोल सकते हो तो तुम उसमें डिलीवरी से ज्यादा पैसे कमाओगे। फिर शी उसे रेस्टोरेंट का नाम सजेस्ट करने के लिए कहता है। तब लियू कहती है कि तुमने ब्लू टीयर्स के बारे में सुना है और तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है। शी मना कर देता है। फिर लियू कहती है छोड़ो, अगर तुम नहीं जानते तो खुद ही इसका पता लगा लेना। अब आगे हमें फिर से 2008 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है। फिर वो ली के लाइफ के बारे में पूछते हैं। तब वो बताता है कि इतनी भी बुरी नहीं है, मुझे सीपोर्ट पर एक न्यू जॉब मिली है। फिर ली शी से पूछता है कि तुमने हम सभी को यहाँ याया के केस के बारे में बुलाया है। तब जाओबाई कहता है कि 3 साल हो चुके हैं, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, अब और क्या बाकी रह गया है ढूंढने के लिए। फिर जाओ कहती है कि शी लियू का नाम क्लियर करना चाहता है। नेक्स्ट सीन में हमें 2005 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शी के डैड लियू की मॉम से पूछ रहे होते हैं कि क्या तुमने लियू के बारे में सुना है। उसकी मॉम कहती है कि क्या आपको भरोसा है। वो कहता है कि मुझे भी भरोसा नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। अब उन दोनों की ये सारी बातें शी सुन रहा होता है और कहता है कि इस मैटर से लियू का कोई भी लेना देना नहीं है। उस पर झूठे इल्जाम लगाए गए हैं क्योंकि पहले उसने किसी को नाराज करा था। तब वहाँ लियू भी आ जाती है और कहती है कि इस केस का रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा। फिर शी के डैड कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है, इसके बाद लियू बदनाम भी नहीं होगी। आगे लियू को किसी का कॉल आता है और वो शी को बताती है कि एक गुड न्यूज़ है, मुझे पेंट वॉल्स में एक अच्छी जॉब मिली है और नॉर्मल पेंटिंग से ज्यादा इसमें पैसे मिलेंगे। तब शी पूछता है कि क्या ड्राइंग से इतने पैसे मिल सकते हैं। लियू कहती है हाँ। अब वो उससे पूछता है कि जब वो खूनी पकड़ा जाएगा तो क्या तुम जल्दी ही बहुत सारे पैसे नहीं बचा पाओगी। लियू कहती है हाँ। फिर शी उससे कहता है कि क्या सच में उस एक्वेरियम का ऑनर खूनी है। फिर वो ये भी कहता है कि तुमने पैसे कमाने के लिए और यहाँ से जाने का फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अब लियू कहती है कि ये भी होगा। फिर वो शी से एक सीक्रेट कहती है कि जिस दिन याया मरी थी उस दिन मैंने उस एक्वेरियम के ऑनर को देखा था। स्टार्टिंग में हमें 2008 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शी उन सभी को याया के केस से रिलेटेड सुराग बताता है। फिर हम 2005 का सीन देखते हैं जिसमें लियू शी को एक सीक्रेट बताती है कि उस दिन जब याया मरी थी वो एक बार उस फिश एक्वेरियम की ऑनर से मिली थी। फिर वो उसे स्केच बनाकर बताती है और कहती है कि अलुमनी बुक के साथ उसे ये भी मिला था और इसी ने याया का मर्डर करा था। अब हम 2008 का सीन देखते हैं जिसमें शी सबको बताता है कि 15 जुलाई 2005 को लियू परेशान थी क्योंकि उसे डर था कि याया हॉस्पिटल जाकर उसकी ग्रैंडमा को परेशान करेगी और इसीलिए ग्रैंडमा के खातिर उसका इरादा याया के साथ मिलने का था। उधर पास्ट में जब लियू शी को बताती है कि वो याया के स्टूडियो में वेट कर रही थी और जब याया वहाँ पर आती है तो उसके साथ बात करना इतना सिंपल नहीं होता, वो थोड़ा हिचकिचाने लगती है और इसीलिए वो उसे फॉलो करने लगती है। अब याया एक एक्वेरियम के अंदर चली जाती है और लियू को डर था कि याया के साथ करी हुई बातें फैल जाएगी, इसीलिए वो एक्वेरियम के अंदर नहीं जाती है और वहीं बाहर उसका वेट करती है। और लियू ने उस टाइम डिनर भी नहीं करा होता। फिर वो वहीं पर पैनकेक लेकर खाती है। जैसे ही एक्वेरियम का गेट खुलता है वो जाकर बॉस से याया के बारे में पूछती है। वो बॉस उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तब वो बताती है कि मैं याया की क्लासमेट हूँ और मेरा नाम लियू है। तब वो बॉस बताता है कि याया किसी काम से बाहर गई है, तुम यहाँ अंदर आकर उसका वेट कर लो।
फिर लियो भी एक्वेरियम के अंदर चली जाती है, लेकिन बाद में वो उस बॉस को देखकर डर जाती है और कहती है कि मैं याया से कल मिलूंगी, और वहां से चली जाती है। अब थोड़ा आगे जाने के बाद लियो श्योर नहीं थी कि उसे याया की याद आई या नहीं, इसीलिए वो फिर से उसी जगह पर जाती है, लेकिन उसे याया वहां पर नहीं दिखती। फिर लियो शी को बताती है कि मैं श्योर नहीं हूँ, शायद मैंने जब पैनकेक लिया हो तभी याया बाहर आई हो। फिर शी कहता है कि क्या तुम ये सिचुएशन कैप्टन वॉन्ग को बताना चाहती हो, लेकिन लियो कहती है कि ये सिर्फ मैंने गेस किया है, बाकी मैं याया के मैटर में नहीं पड़ना चाहती, और मुझे पता है कोई ना कोई इस बात की अफवाह जरूर फैला देगा। फिर शी लियो से पूछता है कि तुम वापस गई थी तो तुमने उसके बॉस को देखा था, आखिर वो उस डस्टबिन में क्या ढूंढ रहा था। फिर उधर शी सभी को बताता है कि उसका बॉस उस डस्टबिन में लियो का फेंका हुआ फूड प्लास्टिक बैग ढूंढ रहा था, क्योंकि उस पर लियो का डीएनए था। अब ये सुनकर जाओ बाई कहता है कि तो क्या हुआ, पुलिस बेवकूफ थोड़ी ना थी, उसी टाइम उसके बॉस को पकड़ लिया गया था। फिर ली कहता है कि मुझे याद आया, क्या तुम्हें याद है याया के केस में उस ऑनर ने यही कहा था कि लियो ने ही याया का मर्डर करा है, और इसीलिए ऐसी अफवाहें फैल रही थी कि उस ऑनर को छोड़कर एक और किलर है, और इसीलिए ऐसा कहा जाता था, और एक और किलर का लियो के होने पर डाउट है। उधर पास्ट में शी लियो से पूछता है बहुत खुश लग रही हो। लियो कहती है बिल्कुल, बहुत सारा पैसा कमाने के लिए। तभी उनके घर पर पुलिस आ जाती है और वो उसकी मॉम से लियो के बारे में पूछते हैं, क्योंकि उसे स्टेशन ले जाना था। लियो ऊपर से उनकी सारी बातें सुन लेती है और शी से कहती है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, मैं इनके साथ नहीं जा सकती क्योंकि आज मेरी डील है, मुझे पैसे कमाने हैं। फिर जैसे ही पुलिस ऊपर आती है, लियो और शी छुपकर घर से निकल जाते हैं। फिर शी लियो को उसकी जॉब वॉल पेंटिंग करने के लिए छोड़ देता है। अब लियो अंदर जाकर रिसेप्शनिस्ट से पूछती है आपके बॉस ने मुझे यहाँ वॉल पेंटिंग के लिए बुलाया है। फिर जब वो अपने बॉस को फोन लगाती है तो उनका बॉस फोन नहीं उठाता। तब लियो कहती है कि मैंने पहले ही उनके साथ अपॉइंटमेंट ले रखा है और ये जॉब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप एक बार फिर से बॉस को कांटेक्ट करें। फिर अब बाहर शी लियो का वेट कर रहा था तो वहाँ पर कैप्टन वॉन्ग पुलिस लियो को ढूंढते ढूंढते आ जाती है। शी उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लियो को देख लेते हैं। अब लियो भी उन्हें देखकर वहाँ से भागने लग जाती है और फिर बाद में कैप्टन वॉन्ग से सॉरी कहती है और ये भी कहती है कि मुझे अब लाइफ टाइम का पैसा मिल जाएगा, तब मैं आपको रिपोर्ट कर दूंगी। उधर शी भी लियो को ढूंढ रहा होता है। अब पड़ोसी लियो की मॉम से पूछ रहे होते हैं कि हमने सुना है आपके घर पुलिस आई थी। तभी उसकी मॉम झूठ कहती है कि हाँ, वो हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन की मैटर की वजह से आई थी। तभी शी वहाँ आ जाता है और लियो की मॉम जल्दी से उसे घर के अंदर ले जाती है ताकि वो लोग और ज्यादा उनसे सवाल जवाब ना करें। फिर लियो की मॉम शी से पूछती है कि तुम्हारी सिस्टर कहाँ है। वो कहता है कि क्या वो अभी तक घर नहीं आई। उसकी मॉम कहती है कि नहीं, आखिर वो बच्ची कहाँ चली गई। फिर शी उनसे पूछता है कि क्या हुआ। वो बताती है कैप्टन वॉन्ग मॉर्निंग में यहाँ पर आए थे, वो कह रहे थे कि उनको लियो को स्टेशन ले जाना पड़ेगा सवाल पूछने के लिए। तभी शी कहता है कि शायद याया की केस की वजह से, क्योंकि लियो उसमें इन्वॉल्व थी और उन्हें सिचुएशन के बारे में उससे जानना होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तब उसकी मॉम कहती है कि अगर ये इतना सिंपल होता तो वो ये भी कहते कि केस में कुछ संदिग्ध है और वहाँ एक और खूनी है, और उन्हें डाउट था कि वो लियो है। आगे हमें फिर से 3 साल बाद 2008 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ली कह रहा था कि क्या तुम्हें डर नहीं था कि वो तुम्हारे पीछे आ जाएंगे जब तुमने लियो को उसके मॉम डैड से छीन लिया था। तभी शी कहता है कि मेरे डैड नहीं चाहते थे कि मैं इसमें इंटरफियर करूं, उन्होंने लियो पर शक भी करा था, मैं वो देख सकता था। फिर जाओ बाई आंटी जाओ से पूछता है जब शी के डैड आपसे शादी करने वाले थे मुझे लगता था वो सॉबर थे और इन अफवाहों से अफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्हें सिर्फ आपकी ही परवाह थी और वो आप पर ही भरोसा करते थे, लियो पर नहीं। फिर ली सभी से कहता है कि मैं उन अफवाहों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। जब जाओबाई कहता है क्योंकि तुम्हें पहली नजर में लियो से प्यार हो गया था, इसीलिए तुम दूसरों के बारे में नहीं सोचोगे। तभी ली कहता है कि वो पहली नजर वाला लव नहीं था, बल्कि मेरा फर्स्ट लव था। ली कहता है कि 26 साल की उम्र में पहला लव। फिर ली कहता है कि खैर ये सीक्रेट लवर से बेटर था। फिर जाओ बाई शी से पूछता है लियो और तुम दोनों तो पुलिस से छुपने में माहिर थे। तब शी कहता है कि हमने इसके बारे में नहीं सोचा था जब हम भागे थे, बल्कि उस टाइम मैंने ये सोचा था कि लियो एक बहुत सही पर्सन है, और फिर हमें बाद में पता चला कि उस ऑनर ने ही कहा था कि लियो ही दूसरी खूनी है। आगे फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैप्टन वॉन्ग उस ऑनर से पूछताछ कर रहा होता है। वो ऑनर कहता है कि उस दिन याया मेरे पास आई थी, हम सभी बहुत खुश थे, तभी हम छोटी छोटी बातों पर बहस करने लग गए और उसने मुझे मार दिया था, और तब मैंने उसे उसी जगह नीचे गिरा दिया था और फिर मैंने गलती से उसे बेहोश कर दिया था। फिर वो ये भी कहता है कि मैंने सच में उसे मारने के लिए उसका गला नहीं दबाया था,
मैं बहुत डर गया था और इसीलिए मैंने उसे वहीं गली में छोड़ दिया था। और मुझे अच्छे से याद है, मैंने उसे वॉल के लेफ्ट साइड में रखा था, लेकिन अगले दिन जब आप आए थे वो वॉल के राइट साइड में थी। और इससे पता चलता है कि मैं जब वहां से गया था तब वो मरी नहीं थी, किसी ने बाद में आकर उसे मार दिया था। अब ऑनर लियू का नाम लेता है कि जरूर वही होगी, क्योंकि वो याया को फॉलो कर रही थी और उस नाइट वो याया को ढूंढने हमारे स्टोर में भी आई थी। और आप उस पैनकेक सेलर से भी ये बात पूछ सकते हो। फिर वो कैप्टन वोंग को ये भी बताता है कि याया ने भी मुझे कहा था कि लियू को उससे परेशानी हो रही है। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से 3 साल बाद 2008 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ली कहता है कि ये क्लियर है, ये सब कुछ सिर्फ एक ही इंसान ने करा है और वो ऑनर सिर्फ अपना ब्लेम लियू पर डालने की कोशिश कर रहा था। फिर जाओबाई कहता है कि वो सिर्फ पैनकेक के एक टुकड़े से लियू पर इल्जाम लगाना चाहता था। वो खूनी बहुत ही ज्यादा स्टूपिड था, वो सारे सबूत बहुत ही फिल्मी थे। फिर ली कहता है कि वैसे भी मुझे लगता है कि लियू के साथ अन्याय हुआ है। तब शी कहता है कि क्या तुमने इस बारे में सोचा, क्या सचमुच कोई और किलर है। आगे हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ली लियू को कॉल करके पूछता है कि तुम फिश मार्केट में क्यों नहीं हो, क्या मैं तुमसे मिलने आ सकता हूँ। लेकिन लियू मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। फिर वहाँ पर लियू के पास जा उससे उसके 1 मंथ की सैलरी देने आता है। तब लियू उससे सॉरी कहती है क्योंकि उसने कुछ ही दिन काम करा था और वो अपनी एडवांस सैलरी लेकर लीव पर जा रही थी। फिर जाओबाई उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। लियू कहती है लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो। तब जाओबाई कहता है क्योंकि मैंने सुना है तुमको हाल ही में किलर बताया गया है। लियू कहती है कि वो केस कब का सॉल्व हो चुका है और असली किलर वो एक्वेरियम शॉप का ऑनर है और उसे पकड़ भी लिया गया। क्या तुमने सुना नहीं। लेकिन जाओबाई कहता है मैंने बॉस से सुना था तुम ही वो दूसरी किलर हो। फिर लियू वहाँ से जाने लगती है। तभी जाओबाई पूछता है कि कहाँ जा रही हो। वो उसे बताती है कि मुझे एंटरटेनमेंट क्लब में एक बहुत बड़ी जॉब मिली है, जब ये जॉब हो जाएगी मैं फिर से फिश मार्केट आ जाऊंगी, लेकिन तुम्हें ये मेरा सीक्रेट रखना होगा। लेकिन फिर जाओबाई उसे कहता है कि मेरे डैड अब तुम्हें फिश मार्केट में काम नहीं करने देंगे। जब लियू पूछती है क्यों, फिश मार्केट में उड़ी उन अफवाह की वजह से। जाओबाई कहता है हाँ। फिर वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे डैड से बात करवाने में हेल्प करूंगा। तब लियू पूछती है फिर तुम्हारी कंडीशन क्या रहेगी। फिर वो लियू से कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम शी की सिस्टर हो, इसीलिए तुम शी से जाकर बात करो कि वो अपनी जॉब मुझे दे दे, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी जॉब दे दूंगा। तब लियू कहती है ये शी की बात है, तुम ही उससे जाकर बात करो, मेरे पास क्यों आए हो। जाओबाई कहता है क्योंकि तुम उसकी सिस्टर हो। फिर लियू उसे बताती है कि मैं उसे अच्छे से नहीं जानती और इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। तब जाओबाई कहता है तो तुम्हारी जॉब के बारे में कहना मुश्किल है। फिर लियू भी वहाँ से चली जाती है। उधर शी लियू को ढूंढ रहा होता है। तभी वो देखता है कि कैप्टन वोंग जाओबाई से पूछताछ कर रहा होता है। वो उसे पूछता है कि क्या लियू तुम्हारे यहाँ पर काम करती है, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ पर है। जाओबाई कहता है कि अभी वो मेरे साथ ही थी और वो कह रही थी कि वो हमारे साथ रहकर ही यहाँ वर्क करना चाहती है, लेकिन हम ऐसे लोगों को कैसे रख सकते हैं, इसीलिए मैंने उसे कहा कि वो आपसे पुलिस स्टेशन में मिले। फिर वो उसे ये भी बताता है कि वो एंटरटेनमेंट क्लब गई है। अब कैप्टन वोंग के जाने के बाद शी जाओबाई के पास जाता है और कहता है कि तुम कैप्टन वोंग से क्या बात कर रहे थे। तब जाओबाई कहता है कि मैं बस ईमानदार था। और शी तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे डैड इसके बाद उस वुमेन से जल्दी ही ब्रेकअप कर लेंगे। तब शी कहता है कि तुम मेरे फैमिली मैटर में दखल मत दो। जाओबाई कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। फिर शी बोलता है कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, इसलिए बकवास मत करो। फिर जाओबाई कहता है कि तुम लियू को लाइक करते हो ना। शी कहता है मैं उसका ब्रदर हूँ। फिर वो उसे पूछता है क्या वो तुम्हें ब्रदर की तरह ट्रीट करती है। तब शी कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और जाते टाइम वो जाओबाई से ये भी कहता है कि तुम्हारे डैड के लिए फिश स्टैंड बनाए रखना अब आसान नहीं होगा, इसीलिए अब सही चीजें करने के लिए सोचना और फिश बोट के बारे में भूल जाना और अपना काम करना। फिर आगे ली लियू को ढूंढ रहा होता है। वो जाकर जाओबाई से पूछता है कि क्या तुमने लियू को देखा, मैंने सुना वो यहीं कहीं है। फिर ली शी से जाकर पूछता है लियू कहाँ पर है, क्या तुम उसके ब्रदर हो। शी कहता है तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है। फिर ली कहता है देखो अगर तुम उसके ब्रदर हो तो मुझे पहले ही बोल दो, फिर मैं तुमसे रिलेटिव की तरह बात करूंगा, और अगर नहीं हो तो तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है। अब ली उसके स्कूटर पर लगे हेलमेट से पहचान लेता है और कहता है ये कपल हेलमेट है। तभी शी को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों के बीच मारपीट शुरू हो जाती है। फिर इतनी ही देर में लियू वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। ली उससे पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, लेकिन लियू उससे कुछ भी नहीं बोलती और शी को अपने साथ वहाँ से ले जाती है। फिर लियू शी से पूछती है तुम उसके साथ लड़ाई क्यों कर रहे थे। शी कहता है कि कुछ भी नहीं और पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, क्या तुम्हारी पेंटिंग हो गई। लियू कहती है कि अभी तक तो नहीं, मुझे उस क्लब के ऑनर का फोन आया था, उन्होंने मुझे वहाँ नाइट में जाने के लिए बोला
और शिप को पेंट करने के लिए, और उन्होंने मुझे ये भी बोला कि वो मेरे लिए कार भिजवा देंगे। फिर लियू उससे ये भी कहती है जब मैं अपनी डील फिनिश कर लूंगी तो मेरी फन की नॉवल भी हो जाएगी और फिर मैं तुम्हें खाने की ट्रीट भी दे दूंगी क्योंकि तुमने मेरी बहुत हेल्प करी है। लेकिन शी कहता है कि मुझे डर है, ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि अभी जाओ बाई ने कैप्टन वोंग से कह दिया था कि तुम कहाँ जा रही हो। लियू कहती है कि आखिर वो ऐसे कैसे कर सकता है, मैंने तो उससे कहा था कि वो ये बात किसी को भी ना बताए और उसने तो मुझे मेरी जॉब से ही निकाल दिया। फिर शी लियू से ये भी कहता है कि क्या तुम्हें पता है कैप्टन वोंग ने तुम्हारी मॉम से क्या कहा। जब वो मॉर्निंग में घर आए थे तो उन्होंने तुम्हारी मॉम को ये बताया कि याया के केस में एक और किलर है और सभी को लगता है कि वो तुम ही हो। लियू कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं करा, वो मुझ पर क्यों शक कर रहे हैं। फिर शी उसे कैप्टन वोंग के पास चलने के लिए कहता है ताकि सारी बातें क्लियर हो सके और वो अपनी परेशानी से बच पाए। तब लियू कहती है कि क्या मैंने तुम्हें आज मॉर्निंग में नहीं बताया कि अगर आज मैं उनके साथ चली गई तो मैं अपनी डील नहीं कर पाऊंगी, जब मैं अपने पैसे कमा लूंगी फिर चली जाऊंगी। फिर शी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें उन अफवाहों से और ज्यादा फैलने से डर नहीं लगता। लियू कहती है कि उन्हें करने दो जो बातें करनी है, और वैसे भी मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी से गुजरती रही हूँ और पहले से ही मुझे इसकी आदत है। और फिर जाते टाइम वो शी से ये भी कहती है कि अगर तुम भी इस परेशानी से डर रहे हो तो अच्छा यही होगा कि तुम उससे दूर रहो। अब आगे नाइट में शी पेंट करने के लिए उस जगह पर जाती है और वहाँ पर दो आदमी होते हैं। वो शी से कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारा फोन और अपना सारा सामान हमें देना होगा, तभी तुम्हें अंदर जाने के लिए दिया जाएगा। और फिर वो लियू से छीन कर उसका बैग ले जाते हैं। फिर जब लियू उस बस के अंदर जाती है तो वहाँ पहले से ही बहुत सारी लड़कियां बैठी होती है। तब लियू को कुछ ठीक नहीं लगता। फिर जब वो दोनों आदमी बस के अंदर आते हैं और बस वहाँ से जाने लगती है तो लियू उनसे कहती है कि मुझे मेरा सामान दे दो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन लियू को उस बस से नीचे उतरने नहीं देते। तभी वहाँ पर शी उसकी हेल्प करने आ जाता है। वो आदमी शी से पूछते हैं कि तुम कौन हो। तब वो कहता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ और फिर लियू को पकड़कर बस के नीचे उतार देता है और उसका बैग भी ले लेता है। फिर जाते टाइम वो आदमी लियू से कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड है, फिर भी तुम इस कार में आ रही थी, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। अब शी लियू से पूछता है कि अगर मैं नहीं आता तो तुम क्या करती। लियू कहती है कि मैंने सोचा था मुझे बिग डील मिली है। तब शी कहता है कि ऐसा काम जिसके लिए तुम नहीं जानती कि तुम कहाँ जा रही थी और ऐसे काम मत लिया करो, मैंने वैसे भी तुम्हें पैसों के मामले में जल्दबाजी करने को कहाँ कहा है। फिर वो गुस्से में ही लियू को घर चलने के लिए कहता है। फिर लियू उससे पूछती है कि तुम मुझे लाइक करते हो ना, और तुम अपने डैड को मेरी मॉम के साथ इसीलिए नहीं आने देना चाहते क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम मुसीबत में पड़ जाओगे और मैं एक बड़ी प्रॉब्लम हूँ और अब तुम डर नहीं रहे हो। तब शी उससे कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। लेकिन लियू कहती है कि क्या तुम सिर्फ मेरे हस्बैंड नहीं थे। फिर वो लियू को समझाता है कि अगर उस वक्त मैं ऐसा कहता कि मैं तुम्हारा भाई हूँ तो वो ठीक नहीं रहता और काम नहीं बनता। अब आगे शी लियू को हेलमेट पहनाता है और कहता है कि इससे पहले वो दोनों अलग हो जाएं, मैं हमेशा तुम्हारा भाई बनकर रहूंगा। तभी लियू को फोन आता है और वो शी को जल्दी से हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है। अब हॉस्पिटल पहुंचकर लियू शी को उसकी मॉम को कॉल करने के लिए कहती है क्योंकि वो उनसे कॉल पर बात नहीं कर पाएगी। फिर शी लियू की मॉम को बताने घर जाता है, लेकिन वो वहाँ जाकर देखता है कि वहाँ कोई नहीं होता और उनके रूम में उनका सामान भी नहीं होता। उधर हॉस्पिटल में लियू की ग्रैंडमा सीरियस होती है और उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहा होता है। लियू बहुत ज्यादा परेशान होती है। तभी वहाँ पर हेशियन पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के लोग आते हैं और लियू को अपने साथ पूछताछ के लिए ले जाते हैं। अब शी उसका वहीं बाहर वेट कर रहा होता है और जैसे ही लियू बाहर आती है वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कैप्टन वोंग को वो सारी बातें बता दी जो तुमने मुझसे कही थी। तब लियू हाँ कहती है। फिर लियू उससे ग्रैंडमा के बारे में पूछती है। वो बताता है कि ग्रैंडमा अब ठीक है और खतरे से बाहर है, लेकिन तुम्हारी मॉम और मेरे डैड मिसिंग है। अब जब वो दोनों घर जाते हैं तो उनके घर के बाहर बहुत से लोग हल्ला कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम सिर्फ अभी के लिए छुप सकते हो, हमेशा के लिए नहीं, और उन्हें पैसा भरने के लिए कहते हैं। अब शी और लियू दोनों ही चुपचाप घर से उनकी बातें सुन रहे होते हैं। फिर वो लोग ये भी कहते हैं कि लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, शायद वो लोग यहाँ से भाग गए हैं, लेकिन उनका बेटा और नई बेटी यहीं पर है और हम भी देख लेते हैं कि वो कितने टाइम तक हमसे छुपे रहेंगे। अब ये सब सुनने के बाद लियू शी से कहती है कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते, अपना बैग पैक करो और चलो मेरे साथ। वो दोनों सभी से छुपकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब आगे लियू शी को उसके ग्रैंडमा के घर ले जाती है। वो कहती है कि अब यहाँ पर कोई नहीं रहता है, इसीलिए अब हम थोड़े दिन यहीं पर रहेंगे। फिर वो वहाँ पड़े सामान को देखकर कहती है कि ये सारी मेरी मॉम का पुराना सामान है, उन्होंने पैसे कमाने के लिए बहुत कुछ करा था। फिर वो ये भी कहती है कि मेरी मॉम और तुम्हारे डैड ठीक होंगे क्योंकि मेरी मॉम ने हर तरह के तूफान सहे हैं और इसीलिए चिंता मत करो। अब लियू उसे रूम के अंदर ले जाती है और शी वहाँ पर लियू की बनाई हुई पेंटिंग को देखता है। फिर लियू कहती है कि ये जगह बहुत खाली है, हम यहाँ कैसे रहेंगे।
तब शी कहता है कि क्यों ना हम काम का सामान रूम के अंदर ले जाएं जिसे हम यूज कर सके। लियो भी उसकी बात से एग्री हो जाती है और फिर वो दोनों मिलकर रूम को अच्छी तरह से जमा करते हैं और काम की चीजें अंदर लेकर आ जाते हैं। अब रूम जम जाने के बाद शी कहता है कि मैं इस सोफे पर सो जाऊंगा, तुम बेड पर सो जाना। लियो उसे इतनी मेहनत करने के लिए थैंक्स भी कहती है। अब लियो पूछती है कि तुमने मेरी बचपन की बनाई हुई पेंटिंग को वॉल पर क्यों लगा दिया। तब वो कहता है कि ये बहुत अच्छी है और इन्हें फेंकना कितनी शर्म की बात है। लेकिन लियो कहती है कि मुझे लगता है ये पेंटिंग थोड़ी बचकानी है। फिर वो उसे कहती है पता नहीं वो दोनों वापस कब आएंगे। अब लियो शी से पूछती है कि तुम्हारे डैड तो बिजनेस चलाते हैं ना, और मेरे हिसाब से वो अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक से उन पर इतना पैसा क्यों बकाया है। तभी शी कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन इससे दूसरे तरीके से देखा जाए तो ये अच्छी बात है, इससे वो दोनों जल्द अलग हो जाएंगे। फिर लियो कहती है कि तुम्हारे डैड का बहुत सारा पैसा बकाया है और अभी भी तुम इस बारे में सोच रहे हो। तब शी कहता है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। अब ये सुनकर लियो को शौक लगता है। मुझे पता था मेरी मॉम को कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर जब शी उसे देखने लगता है तो वो कहती है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। फिर लियो उसे बताती है कि जब हम इस मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे तब मैं अपनी जॉब में बहुत मेहनत करूंगी और फिर मैं अपनी मॉम और ग्रैंडमा को हैशन से लेकर चली जाऊंगी। तब शी पूछता है कि तुम अपनी मॉम को यहाँ से क्यों ले जाना चाहती हो। वो कहती है क्योंकि तुम्हारे डैड एक झूठे इंसान है, और हंसने लग जाती है और कहती है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। फिर वो उसे ये भी बताती है कि मेरी मॉम पहले बिजनेस करा करती थी और तुम्हारे डैड से मिलने से पहले वो एक अलग टाइप की पर्सन थी। वो खुद पर निर्भर थी और मुझे नहीं पता कि अचानक से शादी क्यों कर रही है। अब आगे लियो उससे पूछती है तुम क्यों उन दोनों को अलग करना चाहते हो। तभी शी को अपना पास्ट याद आता है जहाँ पर लोग उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं कि इसकी मॉम अकेले काम करने के लिए बाहर चली गई और वहीं मर गई और अब वो अकेला रहता है, उसे इसके बारे में पता नहीं। और मैंने ये भी सुना है कि इसके डैड इसकी मॉम की पेंशन लेते हैं और अब वो दूसरे सिटी में पैसा कमा रहे हैं। फिर शी लियो को बताता है कि मेरे मॉम और डैड का जब डिवोर्स हुआ था तो उन्होंने मुझे नहीं बताया, और मेरी मॉम जब मर गई तो भी उन्होंने मुझे ये बात नहीं बताई थी। और अब मेरे डैड तुम्हारे मॉम के साथ हैं, उन्होंने मुझे इस बारे में भी बात नहीं करी थी और इस बार वो बिना किसी रीजन के गायब हो गए हैं और इसीलिए मुझे उनसे नफरत है, क्योंकि वो हर काम मुझे बिना बताए ही करते हैं और इसीलिए मैं ये सब एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब लियो कहती है कि ये बहुत गलत है, लेकिन ये मैटर नहीं करता और मैं तुमसे बेटर नहीं हूँ। अब उसकी ये बात सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं। अब नाइट में उनके रूम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही होती है क्योंकि बहुत टाइम से वहाँ कोई रह नहीं रहा था और लैंप खराब हो चुके थे। लेकिन तभी अचानक से वहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है और पूरे रूम में लाइट्स ऑन हो जाती है। फिर शी एक फिश टैंक भी लेकर आता है जिसे देखकर लियो बहुत खुश होती है और अब वो दोनों नाइट होते ही वहाँ पर सो जाते हैं। उधर कैप्टन वोंग उस फिश एक्वेरियम में होता है और तभी दूसरा पुलिस वहाँ आकर उन्हें बताता है कि याया का डीएनए टेस्ट रिजल्ट आ चुका है और उसमें लियो का डीएनए है। हमें 2008 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ बाई सभी से कहता है कि फिंगरप्रिंट्स और डीएनए सभी अलग हैं और जब उसमें से कोई भी एक लियो की ओर इशारा करेगा तो वो क्राइम की लिस्ट में आ जाएगी। तब ली कहता है कि इससे ये प्रूव नहीं होता कि लियो ने ही उसे मारा है, बल्कि लियो को फंसाया गया है और मुझे लगता है कि तुम दोनों उस वक्त वहाँ से भाग गए थे और हैशन में सभी लोगों को इसी वजह से उस पर और भी ज्यादा शक हो गया था। शी कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, हम भाग गए थे लेकिन पुलिस से छुपने के लिए नहीं। तो जाओ बाई पूछता है तो फिर क्यों। अब हमें 2005 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शी और लियो दोनों सो रहे होते हैं। तभी उनका फोन बजता है और शी फोन उठाता है। उसके डैड का कॉल होता है। वो उनसे पूछता है कि आप कहाँ पर हो। वो बताते हैं कि मुझे और जाओ को फंसाया गया है। उन्होंने देखा कि हमने सैल्मोन फिश को बंद दवाइयाँ खिलाई है, इसीलिए अब सभी फिश की जांच की जा रही है और इसी वजह से हम डिलीवरीज भी नहीं कर पा रहे हैं और अब हर कोई भुगतान की मांग कर रहा है और इसी वजह से हम बाहर कुछ दिनों के लिए छुपे हुए हैं। फिर शी कहता है लेकिन आप हमें यहाँ छोड़ नहीं सकते। फिर लियो उससे फोन लेकर कहती है कि क्या मेरी मॉम पास में है। लियो से कहती है कि मेरी चिंता मत करना, हम अभी बाहर हैं, क्यों ना तुम भी हमारे पास यहाँ आ जाओ, हैशन तुम्हारे लिए सेफ जगह नहीं है। फिर उसके बाद डैड भी शी से कहते हैं कि हाँ तुम अपनी सिस्टर को लेकर यहाँ जाओशन आ जाओ। लियो पूछती है तो फिर ग्रैंडमा का क्या होगा। उसकी मॉम कहती है कि ग्रैंडमा की चिंता मत करो, मैंने डॉक्टर ली से कह दिया है कि उनका ध्यान रखने के लिए और हम सिर्फ थोड़े टाइम के लिए बाहर हैं। जब चीजें नॉर्मल हो जाएगी तो हम फिर से वापस आ जाएंगे। फिर लियो की मॉम शी से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके लिए अपनी सिस्टर का ध्यान रखे और तभी कॉल कट हो जाता है। उधर हम देखते हैं कि वो लोग अभी भी शी के घर के बाहर होते हैं। तभी वहाँ पर कैप्टन वोंग आ जाता है। फिर वो लोग कैप्टन वोंग को बताते हैं कि हम उनके बच्चों को ढूंढ रहे हैं और उनके पेरेंट्स को हमारे पैसे लेकर बिना किसी रीजन से
कब से यहाँ से भाग चुके हैं। तब कैप्टन वोंग उन सभी लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। आगे जब शी अपनी वर्क प्लेस पर लियो के साथ जाता है तो वहाँ पर पुलिस उसके बॉस से पूछताछ कर रही होती है और वो शी को उसके डैड के बारे में पूछ रहे होते हैं, लेकिन तब उनका बॉस मना कर देता है। फिर लियो कहती है कि अब हम नहीं जा सकते। तब शी कहता है कि मुझे कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। फिर वो अपने बॉस के पास जाता है और पूछता है कि क्या आज भी बोट चल रही है। उसका बॉस हाँ कहता है। फिर शी लियो को अपने साथ यहाँ से बोट में चलने के लिए कहता है। दरअसल शी लियो को हैशन से ले जाना चाहता था। तब लियो उससे पूछती है कि तुम ये बोट कहाँ से लेकर आए हो। शी बताता है कि मेरे फ्रेंड से। फिर लियो बोट के अंदर चली जाती है। अब लियो बोट में पड़े बॉक्सेस के बारे में पूछती है कि ये क्या है। शी उसे बताता है कि ये मेरे फ्रेंड ने फिश डिलीवर करने के लिए कहा है। लेकिन जब लियो बॉक्स के अंदर देखती है तो उसे फिशेस के नीचे सीढ़ी छुपी हुई मिलती है। दरअसल वो बोट तस्करी की होती है। और जब वो इसके बारे में पूछती है कि ये क्या है, तब शी कहता है कि मैं तुम्हें इन सभी चीजों से बाहर रखना चाहता हूँ। तुम बस यही दिखावा करो कि तुम ये नहीं जानती, और अगर कुछ गलत हुआ तो मैं संभाल लूंगा। तब लियो कहती है कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, हम उन्हें ढूंढने और उनके साथ छुपने जा रहे हैं। फिर शी कहता है कि तुम तो हमेशा से यहाँ से जाना चाहती थी ना। तब लियो कहती है कि इस तरह से नहीं जाना चाहती थी, और क्या तुमने ये सब करने के नतीजे के बारे में सोचा है? और अगर एक बार तुम इस जगह से उतर जाओगे तो तुम्हारी लाइफ बहुत खराब हो जाएगी, और फिर तुम्हारी बाकी बची जिंदगी का क्या होगा? फिर वो उसे ये भी कहती है कि मैं यहाँ ईमानदारी से जाना चाहती हूँ। इस तरह छुपकर और तस्करी की बोट पर भरोसा करना पसंद नहीं है, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं करा है। फिर शी भी उसकी बात मान लेता है और वो दोनों नहीं जाते। नेक्स्ट सीन में हमें 2008 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लियो की मॉम बता रही होती है कि ये सब कुछ अचानक हुआ था और हम बहुत जल्दबाजी में वहाँ से भाग गए थे और हमें नहीं पता था कि आगे क्या होगा। तभी वहाँ एक आदमी शी को कुछ पेपर्स देने आता है, और तब लियो की मॉम को पता चलता है कि शी ने ग्रैंडमा का याद ले लिया है। फिर ली कहता है कि याया की मॉम ने दूसरे लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया था। जब उनकी बेटी मर गई थी वो फिश मार्केट आया करती थी और बार बार मुसीबत खड़ी करती थी और कहती थी कि हम लियो को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जब वो अफवाह फैली थी, उस गली के बहुत से लोग अपना स्टोर नहीं चला पाए थे। आगे जाओ बाई कहता है कि मैंने सुना था याया की मॉम ने ये फिशेस को बंद दवाइयाँ खिलाने की रिपोर्ट लिखवाई थी। फिर ली कहता है और इन्हीं सब अफवाहों की वजह से उनने लियो को दूसरा खूनी मान लिया था। अब जाओ कहती है कि ये सब मैटर याया के डैड की वजह से शुरू हुआ था और तभी से वो लियो पर गुस्सा करती है। अब शी कहता है अगर मैं लियो को ले जाता तो शायद ये सब कभी नहीं होता। फिर वो सभी लोग बैठे ही होते हैं कि तभी वहाँ पर कैप्टन वोंग आ जाता है। आगे हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गली के लोग शी और लियो के पीछे भाग रहे होते हैं और उन सभी ने उन दोनों को ढूंढ लिया था, इसीलिए अब वो उनसे पैसे मांग रहे थे। तभी वहाँ पर कैप्टन वोंग आ जाता है और उन दोनों को बचा लेता है और उन लोगों से कहता है कि पैसे इनके पेरेंट्स ने लिए थे तो उन्हें जाकर ढूंढो, इन बच्चों का पीछा मत करो। तब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब शी और लियो भी कैप्टन वोंग से छुपकर निकल रहे होते हैं। तभी कैप्टन वोंग उनसे कहता है कि तुम दोनों मेरे साथ चलो। फिर वो उनसे कहता है कि तुमने तो कुछ भी नहीं करा है, तो फिर तुम क्यों भाग रहे हो, और पुलिस ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया है। तब लियो कहती है कि हम आपसे छुप नहीं रहे थे। फिर वो उनके पेरेंट्स के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर हैं, लेकिन वो दोनों कोई जवाब नहीं देते। अब लियो उनसे पूछती है कि क्या आप सारा टाइम मुझे ही ढूंढ रहे थे। फिर वो कहती है कि मैं आपकी इस जांच में हेल्प करूंगी, और फिर वहाँ से जाने लगती है। तभी कैप्टन वोंग उन दोनों को खाना ऑर्डर करने के लिए कहता है और बिना खाए उन दोनों को वहाँ से जाने नहीं देता। अब खाना आ जाने के बाद कैप्टन वोंग उनसे कहता है कि लास्ट बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो मुझे लियो पर डाउट था, लेकिन फिर जब नए सबूत सामने आए तो इससे ये प्रूव हो गया कि लियो अब बेगुनाह है। लेकिन इस केस की गवाह के रूप में कुछ सवाल हैं जो हमें तुमसे पूछने पड़ेंगे। अब कैप्टन वोंग की ये बातें सुनने के बाद शी और लियो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। फिर आगे लियो शी से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। शी उसे कहता है कि तुम जहाँ जाना चाहती हो हम वहाँ चलेंगे। अब जैसे ही वो दोनों जाने लगते हैं, लियो को हॉस्पिटल से फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमा अब इस दुनिया में नहीं रही। अब वो दोनों जल्दी ही हॉस्पिटल चले जाते हैं। लियो वहाँ जाकर बहुत सैड और रोने लग जाती है। तभी वहाँ से गुजरते हुए लोग लियो की ओर देखते हुए कहते हैं कि ये तो वही खूनी है ना। नेक्स्ट सीन में हमें 2008 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैप्टन वोंग शी के रेस्टोरेंट में आया होता है। सभी उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो बताता है कि वो उन लोगों की काफी देर से बाहर खराब बातें सुन रहा था और अब मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया, कुछ बातें जो मुझे तुम सबसे कहनी है। तभी जाओबाई मना कर देता है और शी से पूछता है कि क्या तुमने कैप्टन वोंग को यहाँ पर बुलाया है, क्या तुम हमें दूसरा खूनी समझ रहे हो। तब कैप्टन वोंग कहता है दूसरा कोई खूनी नहीं है और ये केस 3 साल पहले ही सुलझ गया था। खूनी सिर्फ एक ही इंसान था, उस एक्वेरियम स्टोर का मालिक।
और उस आदमी ने सबूत बनाने की भी कोशिश करी थी, हम सबको कंफ्यूज करने के लिए। क्या तुम ये सब नहीं जानते? फिर शी कहता है कि क्या यही सब कुछ है? कैप्टन वॉन्ग कहता है कि हाँ, यही बात है और यही सच है। तब शी कहता है कि क्या पहले नहीं लगा था झूठा आरोप कि ये फिंगरप्रिंट्स किसी और इंसान के हैं? फिर कैप्टन वॉन्ग कहता है कि दरअसल वो याया की मॉम की थी। याया अपनी मॉम को बिना बताए नाइट क्लब में काम किया करती थी और उसकी मॉम ने उसे सामान के साथ जल्दी जाते और लेट आते हुए देख लिया था और वो प्रिंस उसकी मॉम से ही छोड़े गए थे। फिर शी चिल्लाकर कहता है कि ये इतना सिंपल नहीं हो सकता। अगर कोई दूसरा खूनी नहीं हो सकता तो फिर वो उसके साथ ऐसा क्यों कर सकती है? फिर ली उसे शांत करता है और कैप्टन वॉन्ग की बात सुनने के लिए कहता है। अब कैप्टन वॉन्ग उसे कहता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम कैसा फील कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है सबसे बड़ी परेशानी क्या है हैशन में केस सॉल्व करने की? दरअसल हैशन एक छोटी कम टाइम रहने वाली आबादी है। जैसे ही टाइम गुजरता है सभी एक दूसरे के बारे में ओपिनियन बनाने लगते हैं। लोग हमेशा अजीब कहानियों पर ही भरोसा करते हैं और जब वो कहानियाँ आती है तो वो अटूट अफवाह बन जाती है। और उस दूसरे खूनी की अफवाह के बारे में मैंने भी ऐसा सुना है, लेकिन ये सिर्फ अफवाह है। फिर शी कहता है ये सब अफवाह की वजह से है, तो फिर जो हमने कीमत चुकाई है वो बहुत ज्यादा है। हमें सड़कों पर चूहों की तरह मारा गया है और आप मुझे कह रहे हो ये सिर्फ एक अफवाह है। अब कैप्टन वॉन्ग कहता है कि उन अफवाहों की ताकत इससे कई आगे तक जाती है और वो लोगों की जान भी ले सकते हैं। तभी शी कहता है तो फिर इस केस में याया की मॉम क्या देख रही थी? कैप्टन वॉन्ग कहता है उसकी मॉम पहले से ही सच जानती थी जब ये केस बंद हुआ, और शायद ऐसा इसीलिए है क्योंकि नाराजगी से छुटकारा पाना मुश्किल है और वो सच पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। तभी शी चिल्लाकर कहता है तो क्या इसलिए वो हमें बर्बाद कर सकती है क्योंकि वो इस पर विश्वास नहीं करती? फिर कैप्टन वॉन्ग उससे शांत होने के लिए कहता है और बोलता है कि ये सब सुनने के बाद मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि तुम ये सब जो भी बने बनाए हुए सबूतों के बारे में बात कर रहे हो ये सब काम नहीं आने वाले और दूसरा खूनी कोई भी नहीं है। फिर शी कहता है कि अगर कोई दूसरा खूनी नहीं है तो लियू कैसे मर गई? और फिर वो जोर जोर से रोने लग जाता है। उधर हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर लियू समंदर के किनारे पर मरी हुई होती है। स्टार्टिंग में हमें 2005 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियू और शी दोनों हॉस्पिटल में होते हैं क्योंकि ग्रैंडमा अब इस दुनिया में नहीं रही थी। फिर डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि याया की मॉम हॉस्पिटल आई थी और उसने वेट करा और कहा कि तुम जाकर उनका आमना सामना करोगी। ये सुनकर लियू उन्हें ढूंढने लग जाती है, लेकिन शी उसे रोकता है और कहता है कि सबसे जरूरी है कि ग्रैंडमा की आत्मा को शांति मिले। फिर वो डॉक्टर से पूछते हैं कि हम ग्रैंडमा की बॉडी को कब ले जा सकते हैं और कितने पैसे लगेंगे। तभी डॉक्टर उन्हें बताता है कि किसी ने पहले ही तुम्हारी पेमेंट कर दी है। फिर लियू पूछती है कि किसने करी है पेमेंट। तब उसे डॉक्टर से पता चलता है कि वो ली है। अब आगे लियू बहुत ज्यादा उदास होती है। फिर शी उसे कुछ खाने के लिए कहता है। तभी लियू के पास उसकी मॉम का कॉल आता है। वो उन्हें बताती है कि ग्रैंडमा की डेथ हो चुकी है। ये सुनकर वो रोने लग जाती है और शी के डैड उससे पूछते हैं कि तुम अभी तक क्यों नहीं आए। तब वो बताता है कि अभी हम बाहर नहीं निकल सकते, क्रेटर्स की हम पर नजर है। तब वो कहते हैं कि मैंने और तुम्हारी आंटी ने पहले से ही इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया है और हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। और फिर उसके डैड उसे उसकी सिस्टर लियू का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। अब लियू की मॉम उससे बात करती है और ग्रैंडमा के लिए सैड ना होने के लिए कहती है। वो ये भी कहती है कि ग्रैंडमा ने यहाँ बहुत सफर करा है और अब उन्हें रिलीफ मिल गई। फिर लियू अपनी मॉम से पूछती है कि आप वापस कब आ रही हैं? हम जल्द ही ग्रैंडमा की फ्यूनरल के बारे में सोच रहे हैं। तभी उसकी मॉम कहती है कि हमने रास्ता ढूंढ लिया है और हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। फिर लियू मॉम से कहती है कि क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ। तब उसकी मॉम शी के डैड को वाटर बॉटल लेने भेज देती है। फिर लियू उनसे कहती है कि अब आप इस सिचुएशन में भी उस मैन के साथ क्यों रहना चाहती हो। तब उसकी मॉम बताती है कि तुम्हारे अंकल एक बहुत अच्छे इंसान हैं और वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। अभी वो अपनी बहुत बुरी सिचुएशन में है और अगर मैंने इस टाइम उन्हें छोड़ दिया तो वो मेरे बारे में गलत सोचेंगे। फिर उसकी मॉम उसे अपना और शी का ध्यान रखने के लिए कहती है और कॉल कट हो जाता है। अब शी लियू से पूछता है कि क्या उन दोनों ने बताया कि वो वापस कब आ रहे हैं। लियू मना कर देती है और कहती है कि ऐसा लगता है मेरी मॉम और तुम्हारे डैड अब बहुत अच्छे से मिल रहे हैं। और उसकी ये बात सुनकर शी थोड़ा टेंस्ड हो जाता है। अब आगे फिश मार्केट में ली आता है और जाओ बाई के ऊपर फिश फेंक कर कहता है कि क्या तुमने फिश चुराई है। तभी वहाँ पर लाव की आ जाता है और कहता है कि क्या चल रहा है यहाँ पर। तब ली बताता है तुम्हारा स्टूडेंट मेरी फिश चुराते हुए पकड़ा गया है और अगर आज कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है तो हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। फिर ली लाव की से कहता है कि ईस्ट पेट्रोल डॉग की आधी फिश मेरे अंकल ने खरीद ली है और हम सालों से अपनी देखभाल कर रहे हैं और आपने अपने बच्चे को हमारे साथ ऐसा क्यों करने दिया। फिर ली वहाँ सभी लोगों से कहता है कि मैं आज ही फिश पकड़कर वापस आया हूँ और मैंने ब्लैक स्पॉट टस्क फिश पकड़ी है और मार्केट में उसकी कीमत 100 पर पाउंड है।
तभी ली लाओ की से कहता है कि देखो, हम सभी पड़ोसी हैं। फिर वो उससे उस फिश की कीमत पूछता है। तभी लाओ की उसकी कीमत 500 बताता है और बोलता है कि मैं सिर्फ इस फिश के बारे में बात नहीं कर रहा, शायद पहले जो मेरी फिश गुम हुई थी, क्या पता वो भी जाओ बाई नहीं चुराई हो। फिर जाओ बाई ली से कहता है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि ये तुम कह रहे हो, तो क्या मैं ही वो चोर हूँ? तब लाओ की उसे चुप रहने के लिए बोलता है और कहता है कि तुम हमेशा मेरे लिए मुसीबत पैदा क्यों करते हो? फिर जाओ बाई कहता है कि क्या आप भी मुझे चोर समझ रहे हैं? फिर लाओ की ली से उसके नुकसान का पे करने के लिए कहता है और पैसे लेने चला जाता है। तभी जाओ बाई को गुस्सा आता है और वो ली की फेंकी हुई फिश फेंक देता है और कहता है कि मैं ही चोर हूँ। और वो दोनों आपस में लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और तभी लियू और शी वहां आकर उन्हें रोकते हैं। फिर ली शी से पूछता है कि तुम कौन हो, जाकर अपना काम करो। और जाओ बाई की ओर देखते हुए कहता है कि ये चोर, इसने आज मेरी पकड़ी हुई फिश चुराई है। तभी शी उस फिश को देखता है और कहता है कि इसके गिल्स ब्लैक हो चुके हैं और ये 3 या 4 दिन पहले पकड़ी गई है। तब ली भी कह देता है ये 3-4 दिन पहले पकड़ी थी। अब ये सुनकर लाओ की उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चीट कर रहे हो? तब ली उसे कहता है कि तुम धोखेबाज हो, मुझ पर पलटवार कर रहे हो और मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ। तभी लियू कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं पुलिस को बुलाती हूँ, और कॉल लगाने लगती है। लेकिन तभी लाओ की उसे रोक देता है और फिर ली लाओ की से कहता है तुम्हें अपनी साइड में एक खूनी मिल गया है और मैं इसे याद रखूंगा। फिर ली शी को धक्का मार के वहां से चला जाता है। अभी शी और लियू लाओ की से पूछते हैं कि क्या हम यहाँ काम कर सकते हैं? तब वो कहता है कि चीजें और खराब मत करो, अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो फुट मसाज पार्लर खोल लो। फिर लियू कहती है कि अंकल आप सैलरी का सिर्फ 30% हमें दे सकते हैं और हम सारे डर्टी काम भी कर लेंगे। लेकिन अंकल मना कर देते हैं। तब शी उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उनकी हेल्प करे। तभी अंकल उनसे कहते हैं कि अब तुम एक सेलिब्रिटी हो और मैं तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकता, और अगर तुम यहाँ वापस आए तो मेरी फैमिली मर सकती है। अब यहाँ पर जाओ बाई आता है और अपने डैड से कहता है कि इन्हें यहाँ पर काम करने दीजिए, उन्होंने सिर्फ ली को गुस्सा दिलाया है। लेकिन उसके डैड कहते हैं कि आगे क्या हो सकता है हमें भी नहीं पता, इसीलिए सिचुएशन को और खराब मत करो। फिर वहाँ पर ली आ जाता है और ली उसे पूछता है कि तुम इतने दिन काम पर क्यों नहीं आई थी। तभी उसे लाओ की का शक्ल देखकर पता चल जाता है कि उसने लियू को काम से बाहर निकाल दिया है। फिर वो उसे कहता है कि तुमने इसे काम से क्यों निकाला, यहाँ का चार्ज मैं हूँ और तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। फिर लाओ की उसे कहता है कि मैंने इसे काम से नहीं निकाला, इस मार्केट को देखो, अगर ये यहाँ रहेंगे तो कौन मेरा सामान खरीदेगा। फिर वो अंकल लियू से कहते हैं कि मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, लेकिन इस मार्केट के लोग तुम पर विश्वास नहीं करते, तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूँ? तब लियू कहती है कि मैं आपको समझती हूँ, आप अपने लिए इतनी मुश्किलें मत करो, हम कोई दूसरा जॉब ढूंढ लेंगे। अब फिर लियू को अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहता है। तब लियू जाओ बाई को भी अपने साथ इनवाइट करती है। अब आगे वो चारों रेस्टोरेंट में होते हैं। फिर शी अपनी और लियू की तरफ से ली को थैंक्स कहता है क्योंकि उसने लियू की ग्रैंडमा की हेल्प की थी। तब ली कहता है कि एक दिन जरूर मैं तुम्हारा भाई बनूंगा। फिर लियू उसे कहती है कि ग्रैंडमा की फ्यूनरल के बाद हम तुम्हारे पैसे वापस लौटा देंगे, और हाँ, इस सेलफोन के भी जो तुमने मुझे दिया था। तब ली कहता है लेकिन जो कुछ भी अभी हुआ उसके लिए तुम्हें पैसों की जरूरत है, और बाद में जब तुम अच्छी सिचुएशन में होगे तब दे देना। तभी शी वेटर से पेन और पेपर मंगवाता है और वो उस पर लिखकर ली को दे देता है कि क्या मैं अपनी सिस्टर के लिए पे नहीं कर सकता, और फिर ली उस पेपर को संभाल कर अपने पास रख लेता है। अब आगे जाओ बाई लियू से पहले के लिए माफी मांगता है। तब लियू पूछती है कि पहले क्या हुआ था। फिर वो उसे बताता है कि मैंने पहले कैप्टन वोंग से कह दिया था कि तुम कहाँ जा रही हो, तुमने मुझ पर ट्रस्ट करा और मैंने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ दिया। तब लियू उसे कहती है कि मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकती हूँ। तभी जाओ बाई उसे ये भी बताता है कि उसे और उसके डैड को बाहर निकालने का रीजन लियू नहीं है, बल्कि उन्होंने फिश मार्केट में देर से एंटर करा था। तब लियू कहती है कि सिर्फ वजह से लोग बहुत बुरे हैं। फिर लियू से कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, इसीलिए तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। और उस दिन याया की मॉम ने सिर्फ हॉस्पिटल में परेशानी पैदा नहीं की, बल्कि फिश मार्केट में भी करी, और यहाँ तक कि बनी बनाई अफवाहें भी की कि तुम्हारे डैड ने सैल्मोन फिश को इलीगल दवाइयाँ खिलाई। फिर शी पूछता है कि क्या उन्होंने लॉ तोड़ा है। फिर ली कहता है कि एक बार जब उन्हें रिपोर्ट मिल जाएगी तो उन्हें जांच करनी होगी, और इसके बाद सारी फिशेस मर जाएगी, और फिर ना तो मालिक और ना ही फिशरमैन को मुआवजा दिया जाएगा, और इसीलिए उन्होंने चारों ओर तलाश करी। फिर जाओ बाई लियू से कहता है कि क्यों ना तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ में हेल्प मांगो। तब लियू पूछती है कि कैसे। तब वो उसे बताता है कि याया के मॉम के तरफ से एक्शन तुम्हारे लिए बदनामी का रीजन बनते हैं, और क्रिमिनल लॉ के आर्टिकल 246 के हिसाब से इस तरह की अफवाह फैलाना और बदनामी करने से उनको 3 साल की सजा हो सकती है।
फिर लियू उससे पूछती है, तुमने ये सब कहाँ से सीखा? तब वो उससे कहता है कि मैंने ये सब सीखा ताकि फिश टैंक के लोग मुझे बुली ना कर पाए। फिर लियू कहती है कि मैंने पहले सोचा था याया की मॉम को मैं ढूंढूंगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि वो भी काफी दुखी है। फिर लियू जाओबाई से कहती है कि तुम काफी टैलेंटेड हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें फिश मार्केट में रहना चाहिए, बल्कि तुम्हें एक अच्छा लॉयर बनना चाहिए। अब आगे नाइट में शी और लियू एक साथ बातें कर रहे होते हैं। शी उसे बताता है कि पेपर वर्क कंप्लीट हो चुका है और कल हम सभी मिलकर ग्रैंडमा को फेयरवेल दे सकते हैं। फिर लियू से कहती है कि जो लोग मर जाते हैं वो स्टार बन जाते हैं। शी कहता है और ग्रैंडमा भी एक स्टार बनने वाली है और वो हमें आसमान से देखेगी। फिर लियू उसे कहती है कि अगर मैं मर जाऊंगी तो मैं एक स्टार नहीं बनना चाहूंगी, बल्कि मैं स्नो बनना चाहूंगी, क्योंकि हेशन में कभी भी स्नो नहीं हुई और अगर हुई तो यहाँ के लोग उसे देख पाएंगे और बहुत खुश होंगे। आगे नेक्स्ट डे लियू और शी उनकी ग्रैंडमा के फ्यूनरल के लिए समंदर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो सभी लोग आ जाते हैं और उनके डैड का पैसा उन दोनों से मांगने लगते हैं और उनसे ये भी कहते हैं कि जब तक पेपर्स पर साइन नहीं करोगे हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। फिर जब लियू और शी दोनों जबरदस्ती जाने लगते हैं तो उनके बीच लड़ाई हो जाती है। तब ली और जाओबाई वहाँ आकर उन्हें बचा लेते हैं। फिर वो लोग ली से कहते हैं कि अब उनके बेटे यानी शी को इसका भुगतान करना पड़ेगा। तब जाओबाई कहता है कि लॉ के अकॉर्डिंग एक पिता के पैसे उसका बेटा नहीं चुका सकता और अगर तुम उनके साथ जबरदस्ती करोगे और उन्हें परेशान करोगे तो तुम्हें सजा हो सकती है और ये बात जाकर पुलिस स्टेशन में पूछ लेना। अब जाओबाई की ये बातें सुनकर वो लोग डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर सभी लोग ग्रैंडमा की फ्यूनरल करते हैं। आगे हमें 2008 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शी सभी से कहता है कि आज हमें उस खूनी को ढूंढना होगा जिसने लियू को मारा था और तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। तब जाओबाई उसे कहता है कि तुम्हें पता है तुम अभी क्या कर रहे हो? तुम यहाँ जो कर रहे हो वो गैर कानूनी हिरासत है और मैं तुम पर मुकदमा कर सकता हूँ और मेरे पास तुम्हारे साथ यहाँ घूमने का टाइम नहीं है। और तभी जाओबाई वहाँ से जाने लगता है, लेकिन शी उसे जाने नहीं देता और कहता है कि तुम किससे डर रहे हो? फिर उनके बीच ली आ जाता है और कहता है कि ऐसा मत करो, हम सभी एक दोस्त थे। फिर ली जाओबाई से कहता है कि इतने सालों बाद शी क्या कहना चाह रहा है, उसकी बात सुनो। तब जाओबाई कहता है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनने के लायक हो? पहले फिश मार्केट में तुमने मेरे साथ क्या करा था? क्या तुम मुझसे बात करते थे? फिर जाओबाई चिल्लाकर फिर से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे साथ घूमने का टाइम नहीं है और शी को मारने लग जाता है। तभी लियू की मॉम रोते हुए कहती है कि आज लियू की डेथ एनिवर्सरी है और अगर वो जिंदा होती तो वो तुम सभी को इस तरह नहीं देखना चाहेगी। और फिर शी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। में हमें 2008 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली जाओबाई से कह रहा होता है कि तुम बिल्कुल सही हो, पहले मैंने तुम्हें कभी सीरियसली नहीं लिया और अब मैं तुम्हारा एक दोस्त बनना डिजर्व नहीं करता हूँ, इसे मेरी माफी समझो। फिर वो उसे ये भी कहता है कि लियू और शी ने तुम्हारी हेल्प करी थी और लियू की वजह से ही तुम एक लॉयर बन पाए हो। फिर कैप्टन वोंग शी से कहता है कि तुम हमेशा से यही सोचते हो कि कोई दूसरा खूनी है जिसने लियू को मारा है और तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो और ये बिल्कुल उन लोगों से अलग नहीं है जिन्होंने अफवाहें फैलाई थी और तुम सच पर विश्वास नहीं करना चाहते और जो तुम सोच रहे हो उसे ही सच मान रहे हो। फिर कैप्टन वोंग उसे ये भी कहता है कि ये साबित हो चुका है कि लियू की डेथ एक्सीडेंट की वजह से ही हुई थी। तभी जाओबाई कहता है कि मैं हमेशा यही सोचता था कि आप याया के केस में काम कर रहे हैं ताकि ये साबित हो जाए कि लियू निर्दोष है, लेकिन अब मुझे पता चला। फिर वो शी से पूछता है कि तुम्हें लगता है कि याया के केस में जो दूसरा खूनी है उसी ने लियू को मारा है। अब शी उन सभी को वो लास्ट मैसेज बताता है जिसे लियू ने मरने से पहले उसे भेजा था। फिर वो सभी से कहता है कि क्या आप जानते हैं मैंने बारबेक्यू स्टॉल यहाँ क्यों लगाया? क्योंकि इसके दौरान ये स्टेशन है और नाइट में बारबेक्यू स्टॉल है और ये हेशन में सबसे ज्यादा पैदल जाने वाला रास्ता है। फिर वो ये भी बताता है कि जब लियू को एक क्रूज शिप पर पेंटिंग करने के लिए धोखा दिया गया था तो उस बस की लड़कियों ने बिल्कुल याया जैसी ड्रेस पहनी थी और मुझे लगता है कि याया के सोशल कनेक्शन बहुत ही उलझे हुए थे, इसीलिए मैं हर रोज यहाँ आया करता था ताकि लोगों की बातें सुन सकूं और मैंने कुछ सबूत और इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करी। फिर वो उन सभी से ये भी कहता है कि पिछले 3 सालों में मैंने हमेशा लियू को अपने साथ महसूस किया है और मैं हेशन में इसीलिए रुका हुआ हूँ बस उसे ढूंढने के लिए जिसने मेरे और लियू के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट सीन में हमें 2005 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शी और लियू दोनों साथ होते हैं। लियू से कह रही होती है हमने अपना बाकी सारा पैसा फिशरमैन को दे दिया तो फिर वो हमें अकेला क्यों छोड़ नहीं रहे और अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो हम खाना भी नहीं खा पाएंगे और कैप्टन वोंग दूसरे खूनी को कब पकड़ेंगे? तभी शी उससे कहता है कि इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है और इसके बारे में कभी मत सोचना।
फिर लियू कहती है कि ये अब हर जगह बात फैली हुई है कि मैं दूसरी खूनी हूँ और इस वजह से मुझे काम भी नहीं मिल रहा है और ऐसा लगता है कि जब दूसरा खूनी पकड़ा जाएगा तभी वो हमें अकेला छोड़ेंगे और इसके बाद ही हम नॉर्मल लोगों की तरह पैसे कमा पाएंगे। फिर शी उसे दूसरे खूनी के बारे में सोचने के लिए मना करता है, लेकिन उसे बताता है ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिससे तुम पैसे कमा सकती हो और तुम्हें दूसरों से भी पूछने की जरूरत नहीं है। अब आगे वो दोनों मिलकर साथ में बहुत सी चीजें बेचते हैं और पैसे कमाते हैं। सबसे पहले वो लोगों को सी फूड बेचते हैं और फिर बाद में शी लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स भी बेचता है और फिर वो दोनों काफी अच्छा एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। फिर शी लियू से पूछता है कि क्या तुम थक गई? लियू कहती है पैसे कमाने में मैं नहीं थकती। अब शी कमाए हुए उसे दे देता है और कहता है कि मैं इसे संभाल नहीं सकता। फिर लियू उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे बचाने और हैशन आइलैंड से बाहर निकालने में हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो? फिर शी उससे पूछता है कि तुम हैशन को इतनी बुरी तरह क्यों छोड़ना चाहती हो? तब लियू कहती है कि मैं रहने के लिए एक शांत जगह चाहती हूँ। अब शी उसे हैशन आइलैंड में ही रुकने के लिए कहता है क्योंकि वो एक अच्छी जगह है और ये भी कहता है कि यहाँ भले ही बहुत से लोगों ने तुम्हारे बारे में बुरी बातें कही हो, लेकिन यहाँ बहुत से अच्छे लोग भी हैं जो इन अफवाहों पर भरोसा नहीं करते, जैसे कि कैप्टन वोंग, उस शॉप का ऑनर, ली और जाओबाई। वो सभी लोग तुम्हारी बहुत केयर करते हैं और उनमें से एक मैं भी हूँ। अब उसकी ये बातें सुनकर लियू स्माइल करने लग जाती है और पूछती है कि तुम कैसे एक अच्छे इंसान हो? फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, भले ही हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन सभी लोग यही सोचते हैं कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। अब आगे वो दिनों कई दिनों तक एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत इंजॉय भी करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें 2008 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली शी से कह रहा होता है मैं तुमसे पहले जला करता था, तब चीजें तंग थी, फिर भी ये मजेदार था। तब शी कहता है कि क्या ऐसा है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दर्द की शुरुआत है। अब जाओ बाई शी के पास आता है और वो उस टेक्स्ट के बारे में पूछता है जो लियू ने उसे भेजा था। वो कहता है कि क्या लियू सचमुच दूसरी खूनी की तलाश में थी। तभी कैप्टन वोंग कहता है कि तुम अभी भी इस सब के लिए इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हो? कितनी बार मैंने तुम्हें कह दिया है दूसरा खूनी नहीं है और सिर्फ ये एक मैसेज पुलिस को झूठा साबित करने के लिए काफी नहीं है। अब शी कैप्टन वोंग से कहता है कि इन पिछले 3 सालों में मैं एक और आइडिया लेकर आया हूँ। आप हमेशा से यही कहते आए हैं कि दूसरा खूनी कोई नहीं है और फिर लियू ने मुझे ये मैसेज क्यों भेजा? मेरे पास 2 अनुमान है। पहला ये कि जब उस खूनी ने लियू को मार दिया था और फिर उसने मुझे ये मैसेज करा ताकि मैं याया के केस के बारे में फोकस कर सकूं, लेकिन असल में इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा ये कि दूसरे खूनी को लेकर लियू की चिंता का किसी ने फायदा उठाया और फिर उसे मिलने का झांसा दिया। तभी शी ली की ओर देखने लगता है और ली उसे कहता है कि तुम मुझे किस लिए देख रहे हो और क्या कहना चाह रहे हो? फिर शी उसे कहता है कि जो लोग यहाँ के केस में इन्वॉल्व हैं वो ज्यादातर ईस्ट और साउथ डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, फिर वो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में क्यों मरी थी? अब शी उससे ये भी कहता है कि लियू ने तुम्हें बार बार रिजेक्ट करा था, क्या तुमने कभी उसे नफरत करी? नेक्स्ट सीन में हमें 2005 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली को कॉल करके कह रही होती है कि क्यों ना हम दिन का खाना सी फूड वाली जगह पर करें। तब ली उसकी बात से एग्री हो जाता है। अब रेस्टोरेंट में पहले से ही लियू और शी बैठे होते हैं और ली का वेट कर रहे होते हैं। फिर जैसे ही ली रेस्टोरेंट आता है लियू उसे देखकर हंसने लगती है क्योंकि ली ने अपना पूरा लुक चेंज करके आया होता है और वो बिल्कुल अलग लग रहा था। लियू से पूछता है कि मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए। फिर लियू उसे बताती है कि वो शी के साथ काम कर रही है और उसने थोड़े पैसे इकट्ठे करे हैं और वो उसके पैसे लौटाना चाहती है और उसके खाने की भी ट्रीट देना चाहती है। तभी ली कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम खाते हुए बात करते हैं। फिर वो जैसे ही ऑर्डर करने लगता है तभी रेस्टोरेंट का बॉस उन्हें आकर कहता है कि आज इस जगह पर कुछ चल रहा है और यहाँ कोई गेस्ट नहीं आ सकता। तभी लियू उस बॉस के हाथ में वो पैम्पलेट देखकर समझ जाती है कि वो उन्हें इसीलिए मना कर रहा है क्योंकि वो लियू को एक खूनी समझ रहा है। फिर लियू उन्हें दूसरे रेस्टोरेंट में चलने के लिए कहती है। अब वो दोनों रेस्टोरेंट के बाहर चले जाते हैं। फिर ली उस बॉस के हाथ में वो पैम्पलेट देखता है और ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि मैं यहाँ खाना खाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब आगे लियू एक स्टॉल से फूड लेकर शी और ली को देती है। फिर वो ली से इन सब में उलझने के लिए सॉरी कहती है। तब ली कहता है कि इसमें क्या गलत है, बाद में तुम मेरी जगह पर डिनर करने चलना। फिर जब लियू शी को देखकर स्माइल कर रही होती है तब लियू से कहता है कि तुम्हें कैसे पता है कि ये मेरा फेवरेट फूड है। फिर लियू कहती है कि क्या सच में? अब ली कहता है कि आज काफी ठंड है, मैंने पैसे ले लिए, अब मुझे जाना होगा। फिर वो उन दोनों के बीच में से चला जाता है। फिर ली जैसे ही थोड़ा आगे जाता है वहाँ बहुत से लोग उसी का वेट कर रहे होते हैं और उसे देखकर कहते हैं वो आ गया। फिर वो लोग ली से कहते हैं कि चलो सीपोर्ट पर बिजनेस की बात करते हैं।
तब ली उनसे कहता है कि तुम अपना फोन बेच दो, मैं अपनी सीडी भेजता हूँ। फिर वो लोग ली से कहते हैं कि हम तुम्हारा लालच बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत टाइम पहले तुमने सीपोर्ट पर 2 बोट्स ऑर्डर किए थे और तुमने अपनी सीडी बेचकर पैसे गवा दिए और अब तुम मेरे बिजनेस में भी इंटरफेयर करना चाहते हो। तभी ली उनसे बचने की कोशिश में वहां से भाग जाता है और वो लोग भी ली के पीछे भागते हैं। अब उन सभी को भागते हुए शी और लियू भी देख लेते हैं और शी उनके पीछे जाता है। फिर वो लोग ली को पकड़ लेते हैं और उसे मारने लग जाते हैं। तभी शी उनके बीच में आ जाता है और वो लोग शी से पूछते हैं कि तुम कौन हो और उसे भी मारने ही लगते हैं कि तभी लियू वहां पर आ जाती है और झूठ मूठ में कॉल पर पुलिस से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि यहाँ लड़ाई हो रही है। और ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब लियू ली से पूछती है कि उन लोगों ने तुम्हें क्यों मारा। तभी ली कहता है कि मैंने उन लोगों को मारा है और वो मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी ली का एक दांत टूट जाता है और उन दोनों को पता चलता है कि ली उनसे झूठ बोल रहा था। फिर ली उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। उधर वो लोग पुलिस के डर से भाग रहे होते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि वहाँ कोई पुलिस नहीं आई थी। तभी उनका बॉस कहता है कि जाओ और मेरे लिए ली की बोट रिपोर्ट करो और उसे जेल में डाल दो। अब आगे शी और लियू ली को भी अपने साथ ग्रैंडमा के घर लेकर जाते हैं। फिर ली उस घर को देखकर लियू से कहता है, क्या तुम इस बेकार घर पर रहती हो? मेरे पास बहुत से खाली घर हैं, तुम वो ले सकती हो। तभी लियू कहती है कि क्या तुम थोड़े टाइम के लिए चुप नहीं रह सकते? तभी ली लियू के सामने नाटक करने लग जाता है कि उसके हाथ पर भी लगी हुई है। फिर ली शी से कहता है कि हम जल्द ही एक फैमिली बन जाएंगे और तुम अभी भी मुझे मारने के बारे में क्यों सोच रहे हो? तब शी कहता है कि तुम आजकल ज्यादा ही फैन की नोवेल पढ़ रहे हो। फिर बाद में ली उन दोनों से ये भी कहता है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो मुझे बोल देना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तभी शी कहता है कि मेरी सिस्टर को परेशान मत करो। अब नाइट में ली वही शी के पास सोता है, लेकिन उसके तेज खर्राटों की वजह से ली और शी दोनों को नींद नहीं आती। फिर जब ली मॉर्निंग में उठता है तो ली उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। अब ली को फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसकी फिशिंग बोट की जांच होने वाली है। फिर ली वहां से जाने लगता है। तभी उसके पैर में चोट लगी हुई होती है और ली उसे छोड़ने जाती है। अब वहां पहुंचकर ली उसे कहता है कि यहीं पर रहना और कहीं मत जाना, मैं आता हूँ। फिर वो वहां जाकर देखता है और अपने आदमियों से पूछता है कि क्या कर रहे हो। फिर वो ली को बताते हैं कि हमें वाइल्ड फिशेस की तस्करी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी, लेकिन हमें फिशेस नहीं मिली और कुछ फोन्स मिले थे जो हमने पानी में फेंक दिए। फिर वो ली से ये भी कहते हैं कि अगर यदि ऐसा सच में पाया गया तो हमें कुछ टाइम जेल में बिताना पड़ेगा। फिर ली कहता है कि ये जरूर उसी का काम हो जिससे ली की पहले लड़ाई हुई थी और वो कहता है कि उसी ने मेरे खिलाफ सबूत लगाए हैं। फिर वो उन लोगों को बोट में से निकलने और घर जाने के लिए बोलता है। अब वो ली से कहते हैं कि पेट्रोल यूनिट चेकिंग के लिए जल्द ही आ सकती है और हम साथ में मिलकर उन्हें फेस कर लेंगे, लेकिन ली उन्हें मना कर देता है और कहता है कि मैं खुद ही देख लूंगा। फिर वो जाते टाइम ली से ये भी कहते हैं कि हमने कैबिन चेक नहीं करा। अब उनके जाने के बाद ली कैबिन चेक कर रहा होता है। तभी चेकिंग के लिए वहाँ पुलिस आ जाती है। वो ली से पूछती है कि क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है कि मैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स चेक कर रहा हूँ। फिर पुलिस उसे बताती है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है तुम्हारी बोट में वाइल्ड फिशेस छुपी हुई है, इसीलिए हम यहाँ चेकिंग करने आए हैं। फिर ली पुलिस वालों से कहता है कि क्या आपके पास कोई प्रूफ है। फिर वो आदमी जो पुलिस लाया होता है वो कहता है कि मैंने कल रात 11 बजे अपनी आंखों से देखा है। तभी वहाँ पर लियू आ जाती है और कहती है कि कल रात 11 बजे ली मेरे साथ था। तभी पुलिस को भी उसकी बोट में से कुछ नहीं मिलता और वो वहाँ से चली जाती है। अब ली लियू से कहता है कि तुम्हें तो पता ही नहीं था वो लोग मेरे साथ क्या करना चाहते हैं, फिर तुम इसमें इन्वॉल्व क्यों हो गई। तब लियू कहती है कि मैं जानती हूँ उन वाइल्ड फिशेस के बारे में। तब ली कहता है कि असली चीजें तो उससे भी कई ज्यादा खराब है। अब लियू वहाँ से जाने लगती है। तभी ली कहता है कि तुम जाओ, मैं उस लड़के को देख कर आऊंगा जिसने मेरे खिलाफ शिकायत करी है। फिर लियू कहती है तुम्हें पता है रोज इस तरह की लड़ाई से जेल हो सकती है। तब ली कहता है मैं जानता हूँ, तुम मेरी बहुत केयर करती हो। अब लियू उससे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए अभी फिश मार्केट बहुत मुश्किल है, बहुत से फिशरमैन ने लीज कैंसिल कर दिए हैं, ये कहकर कि फिश मार्केट में एक खूनी है जिससे उनके बिजनेस को भी नुकसान पहुंचा है। फिर वो इस सब के लिए ली से माफी भी मांगती है। फिर ली कहता है इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अब ली उसे बताती है कि अब वो फिश मार्केट नहीं जाएगी, तुम अपना बिजनेस करो और ऐसी चीजें वापस कभी नहीं होगी। ये सुनकर ली उसे कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम वापस फिश मार्केट आ सकती हो। और रही बात याया की मॉम की, उनकी फिक्र मत करो, वो थोड़े टाइम बाद चुप हो जाएंगी, तुम वापस आ जाना जब फिश मार्केट सही हो जाएगा। फिर ली उसे ये भी पूछता है कि क्या तुम फिर से हैशन छोड़ोगी। तब लियू बताती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अब ली कहता है कि क्या तुम शी की वजह से यहाँ से नहीं जा रही हो।
लियू कहती है कि ऐसी बात नहीं है, बल्कि हैशन एक बहुत अच्छा आइलैंड है। अब आगे नाइट में शी, लियू, जाओबाई और ली चारों समंदर के किनारे पर होते हैं। वहाँ ली सबसे कहता है कि कल से मैं सही रास्ते पर चलने वाला हूँ और इसीलिए मैं थोड़े फायरवर्क जला रहा हूँ। अब फायरवर्क्स जलने के बाद सभी देख रहे होते हैं। तभी ली कैमरा निकालता है और उनके प्यारे से मूवमेंट को अपने कैमरे में कैद कर लेता है। फिर वो सभी लोग वहाँ बहुत खुश होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। अब लियू शी की तरफ उसे देखकर कहती है कि अगर हम हमेशा इसी तरह साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तब शी कहता है कि अगर तुम्हें ये अच्छा लगा तो हम सभी यहाँ हर महीने हर वीक बारबेक्यू के लिए आया करेंगे और हम साथ मिलकर ब्लू टीयर्स बियर हाउस खोलेंगे। फिर लियू से कहती है कि मैं सिर्फ हम दोनों के लिए कह रही हूँ। अब शी भी उसकी ओर देखने लग जाता है और वो दोनों क्लोज आ जाते हैं। वो एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि तभी ली और जाओबाई उन्हें दूर से देख रहे होते हैं और तभी अचानक से शी लियू से दूर हट जाता है और उसे कहता है कि बहुत लेट हो गया है, हमें घर चलना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में हमें 2008 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ली सबसे कह रहा होता है कि मैं क्यों लियू से नफरत करूंगा और अगर वो उसके लिए नहीं होता तो मैं अभी भी जेल में होता। फिर वो शी को ये भी बताता है कि उस टाइम लियू ने मुझसे कहा था कि वो अब कभी हैशन को छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन शी तुम वहाँ से चले गए और अगर उस दिन तुम नहीं जाते तो ऐसा कभी नहीं होता। तुमने उसके साथ ये क्या कर दिया था। अब हमें फिर से 2005 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शी के डैड और लियू की मॉम अब हैशन वापस आ चुके होते हैं। फिर लियू की मॉम उन दोनों से कहती है कि इस बार तुम दोनों के लिए ये बहुत मुश्किल रहा होगा। फिर वो शी को थैंक यू भी कहती है क्योंकि उसने लियू की देखभाल करी थी और वो उसे एक अच्छा ब्रदर भी कहती है। अब लियू उसकी मॉम से ये बात सुनकर बहुत अजीब सा शक्ल बनाती है। फिर उसके डैड कहते हैं इस दौरान शी अब काफी बड़ा हो चुका है। अब शी लियू की मॉम को थैंक्स कहता है। फिर वो उन दोनों से उस प्रॉब्लम के बारे में पूछता है और कहता है कि क्या आपने इसका कोई सॉल्यूशन निकाला। तब उसके डैड कहते हैं कि हमें लियू की मॉम को शुक्रिया करना चाहिए, वो एक बॉस को जानती है जो इस मैटर को शांत कर देंगे। अब शी उनसे पूछता है कि हम फिश केज के बिना एक्वाकल्चर कैसे करेंगे। तब वो कहते हैं कि उसकी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा और हम एक सेफ जॉब ढूंढ देंगे। आखिर हम सब अब एक फैमिली हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब लियू की मॉम और शी के डैड दोनों से ये कहकर सोने चले जाते हैं कि ज्यादा देर तक सफाई मत करना और जल्दी ही सो जाना क्योंकि कल हम ग्रैंडमा के वहाँ पर जाएंगे। अब फिर शी लियू के पास जाता है और उससे पूछता है गुस्सा हो। तब लियू कहती है कि मैं किस बात पर गुस्सा होंगी। फिर शी उसे हंसाने के लिए हैंड वॉशर से अपने फेस पर मूछें बना लेता है और कहता है कि मैं सेंटा क्लॉज लग रहा हूँ ना। लियू कहती है कि तुम बिल्कुल बच्चे हो। फिर वो खुद हैंड वॉशर लेकर उसके फेस पर लगाती है और कहती है सेंटा क्लॉज ऐसा लगता है। अब वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे के फेस पर लगाते हैं और एंजॉय करते हैं। तभी हैंड वॉशर लियू के आंखों में चला जाता है और वो शी से टॉवल लाने के लिए कहती है, लेकिन शी कहता है तुम मुझे ब्रदर बोलो तब मैं तुम्हें टॉवल ला कर दूंगा। तब लियू उसे कोई जवाब नहीं देती। फिर शी कहता है कि क्या वापस तुम गुस्सा हो गई। तब लियू कहती है मैंने कभी तुम्हें अपना ब्रदर नहीं माना। तभी उन लोगों की ये बातें शी के डैड छुपकर सुन रहे होते हैं। अब नेक्स्ट डे लियू अभी तक शी से गुस्सा होती है, लेकिन बाद में वो उसे मना लेता है और दोनों बहुत खुश होते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं। तभी शी के डैड फिर से उन्हें देख रहे होते हैं। फिर वो चारों समंदर के किनारे पर जाते हैं और लियू की मॉम वहाँ ग्रैंडमा के लिए बौखे रखती है और वो सभी इमोशनल होकर उन्हें याद करते हैं। फिर लियू की मॉम उससे कहती है कि मैंने सुना है कि याया की मॉम हॉस्पिटल गई थी ग्रैंडमा के साथ लड़ाई करने के लिए, और क्या अभी तक वो केस खत्म नहीं हुआ है और ये अभी तक हम पर कैसे है। तभी शी उनसे कहता है कि वो केस खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक ये अफवाह उड़ी हुई है कि याया के केस में कोई दूसरा खूनी भी है और उसके डैड के साथ जो कुछ भी हुआ है उससे याया की मॉम बहुत खराब मूड में है, इसीलिए उन्होंने लियू पर इल्जाम लगाया है। फिर ये सुनकर लियू की मॉम कहती है क्या दूसरा खूनी, क्या ये लोग पागल हो चुके हैं और ये क्या बकवास कर रहे हैं। तभी लियू कहती है कि कभी कभी मुझे बहुत हैरानी होती है, क्या सच में कोई दूसरा खूनी है। अगर ऐसा है तो मुझे पुलिस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उसे खुद इस दुनिया से बाहर ले जाऊंगी क्योंकि मैं इतने लंबे समय से दोषी कहला रही हूँ। अब उन सबकी ये बातें शी के डैड सुन रहे होते हैं। वो उन सभी से बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। आगे लियो की मॉम कार में बैठे अपने बॉस से बात कर रही होती है। वो उनसे कह रही होती है कि हम तो 50,000 यॉन के लिए माने थे ना, तो आप अचानक 40,000 की बात क्यों कर रहे हो। तब वो बॉस कहता है कि ये छोटी फिश रॉ ले सकता है, वो भी आपकी वजह से, और 40,000 भी बहुत ज्यादा है। फिर लियो की मॉम उन्हें आज रात डिनर के लिए इनवाइट करती है ताकि वो बैठकर बात कर सके। अब उनके जाने के बाद शी के डैड लियो की मॉम के पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या बात करी तुमने उनसे,
क्या तुमने शी के हायर सैलरी वाले जॉब के बारे में कहा? तब वो बताती है कि वो 40,000 ट्योन देने की बात कर रहे थे, लेकिन इस बात को अभी यही छोड़ देते हैं और मैंने अभी तक जॉब के बारे में नहीं कहा है। तभी शी कहता है कि मेरी चिंता मत करो। फिर उसकी मॉम उसके डैड से कहती है, अभी सबसे जरूरी ये है कि हम अपना कर्जा उतारें, आप काम के बारे में अभी मत सोचो। फिर शी के डैड को गुस्सा आ जाता है और वो लियो की मॉम से कहते हैं ये अब तुम्हारा भी बेटा है, और वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद लियो कहती है कि लगता है अंकल खुश नहीं है। तब उसकी मॉम कहती है कि ऐसा नहीं है, उनकी शायद तबीयत ठीक नहीं है और ये उनकी पुरानी प्रॉब्लम है। आगे लियो की मॉम उनसे कहकर चली जाती है कि उसे कुछ काम है। फिर शी, उसके डैड और लियो तीनों घर पहुंचते हैं। तभी शी कुछ भी बोल नहीं रहा होता। लियो से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हारी भी तबीयत सही नहीं है? तब शी कहता है कि मैं ठीक हूँ। फिर वहाँ रास्ते में शी के डैड को देखकर दो लोग कहते हैं कि आप वापस आ गए, अब शी और लियो को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों भाई बहन बहुत अच्छे से रह रहे थे। ये सुनकर शी के डैड को उन पर गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि तुम ये कैसे कह सकते हो, क्या तुम फिर से अफवाह फैलाना चाहते हो? तब वो आदमी कहता है कि ये बुरा नहीं है, इन दोनों भाई बहन के बीच बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, और फिर हंसने लग जाता है। फिर उसके डैड कहते हैं कि इस तरह का मजाक मत करो, और हाल ही में वो अफवाहें उड़ाई थी, वो काफी नहीं है, और तुम जाओ अपनी बहन के साथ रहो। अब घर आने के बाद वो तीनों एक साथ खाना खा रहे होते हैं। तब शी लियो का चॉपस्टिक ले लेता है। ये देखकर उसके डैड को गुस्सा आ जाता है और वो शी के लिए दूसरा चॉपस्टिक लेकर आते हैं। फिर लियो की मॉम भी घर आ जाती है। वो बहुत ज्यादा ही ड्रिंक करके आई होती है और ढेर सारे पैसे गिरा देती है, और शी के डैड से कहती है कि क्या ये बहुत है हमारा कर्जा उतारने के लिए? फिर लियो उन्हें पकड़कर उनके बेडरूम में लेकर सुला देती है। फिर शी के डैड लियो की मॉम के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या लियो शी के बहुत क्लोज है, और मुझे लगता है कि वो थोड़ा क्लोज आ रहे हैं। लेकिन उसकी मॉम को बिल्कुल भी होश नहीं होता और उसे कुछ भी समझ नहीं आता शी के डैड उसे क्या कह रहे थे। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लियो अपने वर्क पर जा रही होती है। तब शी भी उसके साथ डिलीवरी करने के लिए निकल जाता है। फिर लियो की मॉम भी तैयार होकर कहीं जा रही होती है। वो जाते टाइम शी के डैड से कहती है कि आज मुझे आने में देर हो जाएगी, इसीलिए आप खाना खा लेना। अब लियो की मॉम उसी बॉस से मिलने गई होती है और वो दोनों एक ही कार में होते हैं। फिर वो एक सुनसान जगह पर कार रोक देते हैं। फिर वो बॉस से पूछती है कि आपने कार क्यों रोकी? वो बॉस कहता है कि यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। अब जाओ ही उस कार से उतरकर व्यू देखने के लिए कहती है, लेकिन उसके बॉस उसे कार से नहीं उतरने देते और जबरदस्ती उसके साथ छेड़छाड़ करने लग जाता है। फिर जाओ ही जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। तब वो बॉस उसे कहता है कि तुम अपने बेटे के लिए जॉब ढूंढ रही हो ना, और मैं तुम्हारे बारे में अच्छे से जानता हूँ। तुम दूसरों के साथ ऐसा कर सकती हो, तो मेरे साथ क्यों नहीं? तभी वहाँ पर अचानक से शी के डैड आ जाते हैं और जाओही को बचाकर कार से निकाल देते हैं। अब जाओही शी के डैड से कहती है कि अच्छा हुआ आप मुझे फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गए। तब उसके डैड कहते हैं कि क्या तुम मुझे इंटरफेयर करने के लिए ब्लेम नहीं करोगी? जाओही कहती है कि इसका क्या मतलब है? फिर वो कहते हैं कि मैं तो उन अफवाहों पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन अब करता हूँ, और फिर जाओही पर शक करने लग जाते हैं। फिर जाओही कहती है कि क्या मैंने उसके साथ ये जानबूझकर करा था, और उन अफवाह उड़ाने वाले लोगों और आप में कोई भी अंतर नहीं है। तब उसके डैड कहते हैं कि इस बारे में मत कहो, अगर मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता तो क्या मैं तुमसे शादी कर रहा होता? फिर जाओही कहती है कि अभी भी आपको पछतावा करने में देरी नहीं हुई है। अब उसके डैड कहते हैं कि तुम और तुम्हारी बेटी मुझे यहाँ नुकसान पहुँचाने आए हो ना। तब वो कहती है कि आपको क्लियर करना होगा, आपने जो मुझ पर ब्लेम करा है वो ठीक है क्या, और इसका लियो से क्या लेना देना? तभी उसके डैड कहते हैं कि माँ और बेटी दोनों एक जैसे हैं, और माँ ने कितनी शेमफुल और डिस्गस्टिंग हरकत करी है और वो तुमने नहीं देखी। क्या लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अब उन लोगों के लिए भी कहने लगे हैं। और क्या तुम यही चाहती हो कि जिस तरह से हम गुजर रहे हैं हमारे बच्चे भी उसी तरह से गुजरे? आगे शी और लियो जब घर पहुंचते हैं तो उसके डैड शी के रूम में होते हैं। वो उनसे पूछता है आप मेरे रूम में क्यों हो? तभी शी और लियो को समझ आ जाता है कि उनके पेरेंट्स की लड़ाई हुई है। फिर लियो अपनी मॉम के पास जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, क्या उन्होंने आपको परेशान करा? तब उसकी मॉम लियो से पूछती है कि क्या तुम्हें सही में ऐसा लगता है मैंने उनसे पैसों के लिए शादी करी है? तब लियो कहती है कि मैंने उस दिन जो कुछ भी आपसे कहा था तब मैं गुस्से में थी। फिर उसकी मॉम बताती है कि दरअसल उसे एक फैमिली चाहिए थी। तब लियो कहती है कि क्या हम एक फैमिली नहीं है? उसकी मॉम कहती है कि ये अलग है, मैंने इतने टाइम सालों में कितना काम करा, मैंने एक डॉग की तरह काम करा है, मैंने खाना पीना भी बॉस के साथ करा है, और मैंने बहुत मेहनत करी है, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिला? सिर्फ मेरे ऊपर लगातार उंगलियां उठाना और मेरे बारे में बातें करना। अब मैं बहुत थक चुकी हूँ और मुझे लगता है कि ये मेरी ही गलती है क्योंकि मेरी फैमिली नहीं है। फिर उसकी मॉम लियो से ये भी कहती है
कि वो एक पूरी फैमिली चाहती है और मैं नहीं चाहती कि अब हमारी फैमिली टूट जाए और मैं अपने पास्ट में वापस बिल्कुल नहीं जाना चाहती। अब लियो अपनी मॉम की ये सारी बातें सुनकर कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप खड़ी रहती है। अब उधर शी भी अपने डैड से वही पूछता है कि क्या हुआ, क्या आप दोनों की लड़ाई हुई। तब उसके डैड उससे कहते हैं कि मैं गलत था, शुरुआत में मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। अब बाद में जाओ ही लियू और शी को खाना खाने के लिए कहती है। फिर शी लियू से पूछता है कि तुम्हारी मॉम को क्या हुआ, वो खाना बनाने में लगी है। तभी शी के डैड भी आ जाते हैं और जाओ ही उनसे कहती है कि आज मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया है, जल्दी से खाने आ जाओ। फिर वो सभी लोग जब खाना खा रहे होते हैं तभी शी के डैड जाओही के दिए हुए पैसे उसे वापस दे देता है और उन्हें बताता है कि उसे कैनरी में काम पर रखा गया है और अब उसे पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही पैसे रिटर्न कर देगा। तब जाओही कहती है कर्जा उतारने में बहुत टाइम लग जाएगा, हम सब एक फैमिली है और आप मेरे साथ इतना पोलाइट क्यों हो रहे हो। फिर जाओही सभी को खाना स्टार्ट करने के लिए कहती है। तब शी के डैड कहते हैं कि ये खाना हमारे लिए आखिरी फेयरवेल पार्टी है। तभी शी कहता है कि डैड आप ये क्या कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि क्या तुम भी इसका इंतजार नहीं कर रहे थे। फिर जाओही शी के डैड से कहते हैं कि मुझे लगता है कि आपने गलत समझा है और मेरा बॉस के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, आप तो मुझ पर भरोसा करते हैं ना। तभी वो गुस्से में उसे कहते हैं कि अगर खाना नहीं खाना तो जाकर अपना सामान पैक कर लो और यहाँ से जाओ। फिर जाओही कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी और मुझे जाने के लिए मजबूर मत करो। और फिर रोते हुए ये भी बोलती है कि आप क्या चाहते हो, मैं कहाँ जाऊँ। तब उसके डैड कहते हैं कि जहाँ तुम्हारी इच्छा हो। अब जाओही वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। तब लियू भी अपनी मॉम के पीछे जाती है और शी भी लियू के साथ जा रहा होता है। तभी उसके डैड उसे वहीं रोक देते हैं। उधर जाओही रो रही होती है। तब लियू उनसे कहती है कि क्या आप ठीक हैं और आपको इस बात के लिए उदास नहीं होना चाहिए, आप ही ने कहा था कि वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं और मैंने देख लिया वो आपके साथ कितनी ज्यादा जबरदस्ती कर रहे हैं, वो आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे। तभी उसकी मॉम जोर से कहती है कि ये क्या कह रही हो, वो तुम्हारे डैड हैं और एक स्टेप डैड भी डैड ही होते हैं। फिर लियू कहती है कि आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो, मैंने आपको यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा है, कम से कम हम तो चले ही जाएंगे और मुझे ये फैमिली नहीं चाहिए। फिर उसकी मॉम कहती है कि क्या वो वही है जो मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही है, या फिर तुम इस फैमिली को तोड़ना चाहती हो और ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं है कि तुम क्या सोच रही हो। तब लियू कहती है कि क्या सोच रही हूँ मैं। फिर उसकी मॉम चिल्लाकर कहती है लियू मैं तुम्हें आज साफ साफ कह रही हूँ, शी वी यांग तुम्हारे डैड है और शी याओ तुम्हारा भाई, और यही सच है, इसे याद रखना। फिर लियू गुस्से में उनसे कहती है कि मैंने कभी इस फैमिली को एक्सेप्ट नहीं किया है और वहाँ से चली जाती है। अब उधर शी अपने डैड से कहता है कि ये आप क्या कह रहे हो। वो कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते मैं क्या कह रहा हूँ और तुम्हारी वजह से ही ये कर रहा हूँ। शी कहता है कि क्या मेरी वजह से, और पहले जब आप उन्हें वापस लाए थे तो क्या मुझसे कहा था, और जब मेरी मॉम मरी थी क्या उसके बारे में भी आपने मुझे बताया था, और अब आप उन्हें यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं, और क्या इस बारे में आपने मुझसे डिस्कस करा, और ये सब कुछ आपने खुद के लिए करा है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब शी लियो को अकेले घर से जाते हुए देखता है, फिर वो भी उसके पीछे जाता है और दोनों एक साथ स्कूटर पर बैठकर चले जाते हैं। में हमें 2008 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शी सभी को बता रहा होता है कि उस रात मैंने और लियो ने साथ में हैशन आइलैंड को छोड़ने का फैसला करा था। फिर ली पूछता है कि फिर क्या हुआ, क्या तुम उसके साथ नहीं थे और तुमने उसको क्यों छोड़ दिया था, और अगर पूरा टाइम तुम उसके साथ थे तो शायद वो सब कुछ नहीं होता। अब हमें पास्ट 2005 का सीन दिखाया जाता है पर शी और लियो दोनों स्कूटर पर घर छोड़कर निकल चुके थे। वो उसी पुरानी जगह ग्रैंडमा के घर पर जाते हैं, लेकिन लियो शी को बताती है कि उसकी मॉम ने ये जगह बेच दी है और अब यहाँ पर कोई नहीं रहता, और अब उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं। फिर वो दोनों एक गेस्ट हाउस के बाहर खड़े होते हैं। शी लियो से कह रहा होता है कि मेरे पास इतने ही पैसे हैं और उससे एक रूम का ही पेमेंट हो सकता है। अब वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। तभी लियो के पास जाओ बाई का कॉल आता है, लेकिन उसे उसकी आवाज नहीं आती और कॉल कट हो जाता है। अब गेस्ट हाउस के अंदर जाने के बाद लियो शी से कहती है मुझे लगता है कि वो दूसरा खूनी है। तब शी कहता है कि तुम अभी तक उसी बारे में सोच रही हो। फिर वो कहती है कि फिर हमारी लाइफ की ये नौबत क्यों आई, और मुझे लगता है कि वो हमारे और करीब आ रहा है और अब मैं उसे स्मेल और उसके ब्रीथ को भी फील कर सकती हूँ। क्या तुम्हें ये सब फील नहीं होता। फिर लियो शी से सवाल पूछती है कि तुम यहाँ क्यों रहना चाहते हो। तब शी कहता है कि यहाँ के अलावा मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है। फिर वो कहती है कि तुम्हारे डैड हैं। फिर वो कहती है कि तुम्हें याद है तुमने मुझसे पहले पूछा था कि क्या तुम्हें तुम्हारी लाइफ बाहर जीनी है। तब मैंने इसका कोई जवाब नहीं दिया था क्योंकि मैं सच में नहीं जानती थी, लेकिन अब मुझे पता है चाहे मैं कहीं भी जाऊँ मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। फिर शी कहता है ठीक है और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब लियो उससे कहती है तो फिर हमें भी चलना चाहिए।
मैं अब और यहाँ नहीं रहना चाहती। तब शी कहता है कि क्या अभी ही? अभी तो ना तो यहाँ पर कार है और ना ही बोट होगी, तो हम कैसे जाएंगे? फिर लियो कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, तुम जाओ और अपना बैग पैक करके आओ और हम बाद में गेस्ट हाउस में मिलेंगे। फिर शी उससे पूछता है कि तुम इतना लेट क्या करोगी? तब वो कहती है कि तुम बस मुझ पर भरोसा करो। अब फिर जब वो दोनों जा रहे होते हैं तब उस टाइम शी उससे फिर से पूछता है कि क्या सच में तुम्हें गाड़ी की जरूरत नहीं है? तब वो मना कर देती है और कहती है कि तुम जाओ और अपना सामान पैक करो और ये मैं खुद कर लूंगी। फिर शी कहता है कि ठीक है, फिर तुम सेफ रहना। अब लास्ट में जाते टाइम लियो उससे ये भी पूछती है कि क्या तुम्हें पछतावा होगा, क्योंकि ये बात अभी मेरे मन में आई कि हमने अभी तक दूसरे खूनी को नहीं पकड़ा है और हम बस धुंधलेपन में चले गए। तब शी कहता है कि ये मैटर नहीं करता, जाने दो इसे। अब फिर लियो उसे हंसते हुए कहती है कि ठीक है, बाद में मिलते हैं, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तब शी ने लियो को आखिरी बार देखा होता है। अब आगे शी अपने घर से उसका सामान पैक करके वापस गेस्ट हाउस आ जाता है। वो लियो का वेट करते करते सो जाता है। फिर मॉर्निंग जब उठता है तब उसे कॉल लगाता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। उधर लोग बात कर रहे होते हैं कि चट्टान पर एक मरी हुई लड़की मिली थी और हमारा एरिया अब इतना सेफ नहीं है, हमें अब से बहुत सतर्क रहना होगा। ये सुनते ही शी उसी जगह समंदर के पास चट्टान पर देखने जाता है। वो लड़की कोई और नहीं लियो ही होती है, जो मर चुकी होती है। अब हमें 2008 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शी बताता है कि उस नाइट लियो ने मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया था, लेकिन उसकी बॉडी मुझे नॉर्थ बीच पर मिली और उस नाइट वो जरूर किसी से मिली थी। तब जाओबाई कहता है कि इसका मतलब है जिसने लियो को मारा है वो हमें से ही कोई एक है। फिर वो कहता है कि मैंने आज सभी को यहाँ इसीलिए नहीं बुलाया क्योंकि आज लियो की डेथ एनिवर्सरी है, बल्कि एक और रीजन भी है। फिर वो ली की ओर देखते हुए कहता है कि पिछले 3 सालों से मैं सभी का वेट कर रहा था और लियो उस नाइट जाने वाली थी और मुझे लगता है कि तुम ही थे जो उसकी हेल्प कर सकते थे, क्योंकि तुम ही नॉर्थ पोर्ट पर तस्करी करते थे और फिर लियो की डेथ के बाद तुम तस्करी के लिए पकड़े गए थे। और ये इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? अब तुम ही मुझे बताओ, उस रात तुमने लियो को देखा था? फिर वो ली से ये भी कहता है कि लियो और मेरा वहाँ से जाना मैंने किसी को भी नहीं बताया था। फिर तुम ये बात कैसे जानते थे? तब जाओ कहता है हाँ, मैंने लियो को देखा था। अब हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ली अपनी बोट पर होता है और वहाँ लियो आ जाती है। ली उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था वही मेरा वेट करो, यहाँ क्यों आ गई? दरअसल उस टाइम ली तस्करी का काम कर रहा होता है और वो लियो को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए वो उससे कहता है कि ये मेरा लास्ट बार है। तब लियो पूछती है कि क्या तुम मुझे अपनी बोट से यहाँ से बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि मैं हैशन छोड़ रही हूँ। फिर वो पूछता है क्यों? तब वो कहती है कि इसके बारे में मत पूछो, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? फिर लियो उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है और तब लियो शी को लेने जाने लगती है। तभी लियो उसे रोकता है और पूछता है कि क्या तुम शी के साथ जाओगी? वो कहती है कि हाँ। तब ली को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम दोनों भागकर शादी कर रहे हो। फिर लियो कहती है कि हम बस इस जगह से जाना चाहते हैं। फिर ली पूछता है कि क्या तुम वापस आओगी? लियो कहती है कि मुझे नहीं पता और शायद नहीं। फिर वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें याद है डॉग के टाइम तुमने मुझे प्रॉमिस करा था? लियो कहती है कि मैं उसका फेवर वापस कर दूंगी। तब ली कहता है तो अभी ही वो वापस करो। फिर लियो पूछती है अभी कैसे करूं? फिर वो कहता है कि यहाँ से मत जाओ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। अब उसकी ये बात सुनकर लियो उसे कहती है कि मैंने हमेशा तुम्हें अपना भाई समझा है। तभी ली चिल्लाकर कहता है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ और शी तुम्हारा भाई है। फिर लियो ये कहकर वहाँ से जाने लगती है कि ठीक है, तुम मेरी हेल्प मत करो। फिर जब वो वहाँ से जा रही होती है, लियो से कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा इसीलिए कर रही हो क्योंकि मैं गरीब हूँ। क्या मैं गलत हूँ? और तुमने मुझे पहले कांटेक्ट इसीलिए करा था क्योंकि उस टाइम मेरे पास पैसे थे, और अब जब मेरे पास पैसे नहीं है तो तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। फिर लियो उसे कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो? तभी वो गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि तुम और शी पागल हो चुके हो, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब ली उधर ही अपनी बोट पर उदास होकर बैठा होता है। तभी पुलिस वहाँ पर आ जाती है और उसकी बोट में चेकिंग करने लगती है। अब हमें फिर से 2008 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शी को ली पर गुस्सा आता है और कहता है कि तुम ही थे जिसने लियो को मारा था, और फिर उसे मारने लग जाता है। तभी कैप्टन वोंग कहते हैं लियो से मिला था और इसका मतलब ये नहीं कि वो एक खूनी है, और लियो की डेथ मॉर्निंग में 4 बजे हुई थी और उसे एक रात पहले ही 11 बजे ले जाया गया था और उसके पास ऐसा करने का टाइम ही नहीं था। तब शी कहता है कि अगर इसके पास टाइम नहीं था फिर भी लियो की डेथ से इसका कोई लेना देना है। फिर लियो की मॉम रोते हुए कहती है कि सिर्फ ली ही नहीं है जिस पर हम इल्जाम लगाएं, और अगर उस दिन मैंने लियो से वो सब कुछ नहीं कहा होता तो वो हैशन छोड़कर जा ही नहीं रही होती। फिर जाओ बाई उन सभी की हालत देखते हुए कहता है लियो को इस दुनिया से गए हुए 3 साल हो चुके हैं
और आप सभी इस तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे हो। तब शी कहता है कि लियू हमेशा मेरे साथ है, वो हमेशा मुझे गाइड करती है सच्चाई सामने लाने के लिए। अब उधर पास्ट में लियू की डेथ के बाद उसकी मॉम अपना सामान पैक कर शी के डैड से बिना बात करे वो घर छोड़कर चली जाती है। अब शी समंदर के किनारे बैठा लियू को याद कर रहा होता है। फिर बाद में वो पुलिस स्टेशन जाता है और कैप्टन वोंग से कहता है कि कोई दूसरा खूनी है और उसी दूसरे खूनी ने लियू को मारा है। फिर वो उन्हें फोन में एक मैसेज भी दिखाता है और कहता है कि ये मेरे पास प्रूफ भी है। अब बाद में घर आने के बाद शी केस के बारे में कैप्टन वोंग से कॉल पर बात करता है और पूछता है कि क्या उन्होंने खूनी को पकड़ा। तब वो उसे कहते हैं कि तुम्हारे दिए हुए सुराग के बारे में पता लगा रहा हूँ और लियू के साथ जो भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था। फिर शी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, कि आपने वो मैसेज नहीं पढ़ा, जरूर कोई खूनी है। और वो जानता था कि लियू उसे ढूंढ रही है और इसीलिए उसने लियू को मार डाला। फिर कैप्टन वोंग कहते हैं कि मैं जानता हूँ, लेकिन लियू की डेथ से पहले लियू लगातार दूसरे खूनी की तलाश कर रही थी। लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था कि याया के केस में कोई दूसरा खूनी नहीं है और ये सब लियू की एक इमेजिनेशन थी। लेकिन तब भी शी को विश्वास नहीं होता। अब फिर शी रोते हुए लियू को याद करके कह रहा होता है कि चिंता मत करो, मैं खूनी को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। शी उस खूनी के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहा होता है और उसके डैड भी उसे नोटिस कर रहे होते हैं। फिर उसके डैड शी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उन्हें बताता है कि शी को मेंटल प्रॉब्लम है, इसलिए उसे कभी भी इल्यूशंस होते हैं। लेकिन ये इतना सीरियस नहीं है, वो बस एक बात पर ही अटका हुआ है और उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। थोड़े टाइम बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर शी अचानक से हॉस्पिटल से भागकर उसी जगह चट्टानों के बीच समंदर के किनारे पर पहुंच जाता है जहां लियू की डेथ हुई थी। फिर वो वहीं छुपकर बैठ जाता है और तभी वहां एक टोपी वाला आदमी आता है। शी उसे पकड़ने जाता है और उसे पत्थर से मारने ही वाला होता है कि तभी वो उसकी शक्ल देख लेता है और वो कोई और नहीं बल्कि जाओबाई होता है। अब जाओबाई उसे कहता है कि मैं बस यहाँ आकर लियू को दोबारा देखना चाहता था, क्योंकि मेरे डैड ने उसके फ्रेंड से पूछा था और अब वो मुझे बाहर जॉब दे रहे हैं, इसीलिए मैं अब हैशन आइलैंड छोड़ रहा हूँ। फिर शिव उसे पूछता है कि क्या तुम वापस आओगे। तब जाओबाई कहता है कि मुझे नहीं पता और ये भी नहीं पता कि अब हम अगली बार कब मिलेंगे। फिर वो उसे ये भी कहता है कि अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बोल देना। और फिर जाओबाई वहाँ से चला जाता है। अब आगे जब शी घर आता है तो उसे टेबल पर अपने डैड का लिखा हुआ एक नोट मिलता है, जिसमें उन्होंने लिखा होता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें ये बात पहले नहीं बताई, मैं हैशन छोड़कर अपने काम के लिए जा रहा हूँ और मैंने सारे पैसे तुम्हारे रूम के ड्रॉवर में रख दिए हैं और अपना सारा कर्जा भी उतार दिया है, इसीलिए अब हैशन में तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा और अगर तुम चाहो तो तुम भी हैशन छोड़कर एक दिन मेरे पास आ जाना, क्योंकि मैं यहाँ वापस कभी नहीं आऊंगा और तुम अपना ध्यान रखना। अब हमें 2008 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शी कैप्टन वोंग से कह रहा होता है कि आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते, दूसरा खूनी है। तब कैप्टन वोंग कहते हैं कि तुम्हें जागने की जरूरत है, लेकिन शी कहता है कि मुझे लगता है कि वो खूनी मेरे करीब आ रहा है और मैं उसे बहुत जल्द ढूंढ लूंगा। फिर तभी अचानक से शी कहता है कि मैं जानता हूँ ये वही याया की मॉम हो सकती है और यदि वो नहीं है तो लियू को खूनी के रूप में नहीं देखा जाता और अगर वो नहीं होती तो लियू को छुपना भी नहीं पड़ता, वो हैशन आइलैंड में ही रह सकती थी और मैं सही हूँ, ये सब कुछ याया की मॉम ने ही करा है। फिर शी गुस्से में चाकू लेकर याया की मॉम को मारने जा रहा होता है। तभी गेट पर एक आदमी आता है और वो शी के हाथ से वो चाकू ले लेता है और वो आदमी कोई और नहीं शी के डैड वी क्यांग होते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लग जाते हैं और फिर गले लगते हैं। तभी जाओबाई उन दोनों के पास जाता है और कहता है मैंने लियू को मारा था। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब शी और लियू उस नाइट जब घर छोड़कर निकल रहे होते हैं तो वो दोनों फिर बाद में गेस्ट रूम चले जाते हैं। अब उन दोनों को गेस्ट रूम में जाते हुए जाओबाई देख लेता है और उनकी पिक्चर्स क्लिक कर लेता है। फिर से 2008 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जाओबाई ने ये कबूल कर लिया था कि उन दोनों की पिक्चर्स उसी ने क्लिक की थी। अब ये सुनकर ली को गुस्सा आता है और वो उससे पूछता है तो क्या फिर तुमने ही वो पिक्चर्स लियू को भेजी थी और इसीलिए तुमने उसको धमकाया था, और अगर आज तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी शी के डैड ली को आकर रोकते हैं और कहते हैं कि जाओबाई ने वो फोटो मुझे भेजी थी और फिर रोते हुए जाओ ही से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे सारे मैसेज आए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे रिप्लाई करूं। फिर वो जाओ ही से माफी भी मांगते हैं और कहते हैं कि लियू को मैंने ही मारा था और वो सब कुछ लियू के साथ भी मैंने ही करा था। अब ये सुनकर जाओ ही को बहुत बड़ा शौक लगता है। अब हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शी के डैड घर पर होते हैं और तभी उन्हें फोन पर शी और लियू की पिक्चर्स आती है। तभी वो लियू को कॉल लगाते हैं और मिलने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी लियू मना कर देती है और कहती है
कि हम आज ही हैशन आइलैंड छोड़कर जा रहे हैं। फिर वो उसे झूठ कहते हैं कि मुझे दूसरे खूनी के बारे में सुराग मिला है, और ये सुनकर लियू उनसे मिलने के लिए रेडी हो जाती है। अब उसी नाइट लियू उनसे मिलने समंदर के किनारे पर जाती है और पूछती है कि क्या आपको सच में दूसरे खूनी के बारे में कोई सुराग मिला है। फिर वो उसे कहते हैं कि क्या पुलिस ने तुम्हें नहीं कहा कि दूसरा खूनी नहीं है। अब लियू उनसे कहती है तो क्या आपने मुझे धोखा दिया। फिर वो कहते हैं कि अगर मैं ये झूठ नहीं बोलता तो क्या तुम मुझसे मिलने आती। फिर लियू पूछती है तो फिर आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे, मेरे पास आपसे बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी शी के डैड कहते हैं कि शी को जाने दो और पूछते हैं कि क्या तुम और शी हैशन छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हो। फिर लियू के सामने रिक्वेस्ट भी करते हैं और ये भी कहते हैं कि तुम्हें और तुम्हारी मॉम को आखिर चाहिए क्या, मैं तुम्हें वो सब दूंगा, लेकिन तुम शी को मुझे दे दो। फिर लियू उनसे कहती है कि क्या आपको पता है शी को क्या चाहिए, और आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मुझे क्या चाहिए, और क्या आपने कभी उससे ये बात पूछी। तभी उसके डैड कहते हैं लेकिन तुम दोनों तो हैशन छोड़ रहे हो और मैं यहाँ कैसे रहूंगा। फिर लियू कहती है कि ऐसा नहीं लगता आप बहुत सेल्फिश हो रहे हो, आप हमेशा अपने फैसले शी के बिना बताए डिसाइड कर लेते हो, तो फिर अब हम आपके साथ ये डिस्कस क्यों करें। अब लियू फिर से वहाँ से जाने लगती है। तभी वो चिल्लाकर कहते हैं कि अगर तुम्हें उसे ले जाना है तो मेरी जान ले लो, लेकिन लियू उन्हें कोई जवाब नहीं देती। फिर वो देखती है कि शी के डैड समंदर के पानी में जा रहे होते हैं। तब वो उनसे कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं, वापस आ जाइए, और उन्हें बचाने के लिए उनके पीछे चली जाती है। तभी वहीं लियू की डेथ हो जाती है। अब आगे फिर से 2008 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शी के डैड उसे कह रहे होते हैं कि जिस खूनी को तुम 3 साल से ढूंढ रहे थे वो मैं ही था। 3 साल पहले मैं ये बात तुमसे कहने में डर रहा था, मुझे डर था कि तुम हमेशा के लिए मुझसे नफरत करने लगोगे, और इन्हीं 3 सालों तक मैं हर दिन खुद को दोषी कोसता रहा। फिर वो शी से ये भी कहते हैं कि पहले मैंने कभी तुमसे चीजें डिस्कस नहीं करी थी, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, अगर सजा जरूरी है तो मुझे सजा दे दो। तभी बाहर अचानक से स्नोफॉल होने लग जाती है और शी को लियू की कही हुई बात याद आती है कि उसने कहा था कि अगर मैं मर जाऊंगी तो मैं एक स्टार नहीं बल्कि स्नोफॉल बनना चाहूंगी, ताकि हैशन में सभी स्नोफॉल देख सके। फिर शी इमोशनल होकर स्नो को देखता है और लियू को याद करता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शी अपने बारबेक्यू स्टॉल में होता है। तभी वहाँ एक आदमी आकर शी के कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर देता है। दरअसल उस आदमी ने शी का बारबेक्यू स्टॉल खरीद लिया था। फिर शी उससे पूछता है कि तुम इस जगह पर क्या करोगे। तब वो आदमी कहता है कि इस जगह पर बहुत ठंड पड़ती है, इसीलिए मैं यहाँ हॉटपॉट रेस्टोरेंट खोलूंगा। फिर वो शी से उस रेस्टोरेंट का नेम सजेस्ट करने के लिए भी कहता है। फिर हम देखते हैं कि शी उसी समंदर के किनारे पर होता है और लियू को याद करता है। तभी लियू वहाँ आती है और आकर शी को हग कर लेती है, और फिर शी उससे चलने के लिए कहता है। लियू पूछती है कि कहाँ पर। तब वो कहता है कि यहाँ से चलते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस जगह से चले जाते हैं। अब क्योंकि शी को लियू के मौत के असली रीजन के बारे में पता चल जाता है, तो वो भी फ्रीली इस जगह को छोड़कर चला जाता है, और जाते जाते लियू को इमेजिन करता है कि वो भी उसके साथ है, क्योंकि वो उससे प्यार करता था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे ही और भी सीरीज के लिए प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।